प्लांट किंगडम के इस चैप्टर में जितने भी क्लासिफिकेशन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थे वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे, टोटल 3 थे। अब जो है इस लेक्चर से एक्चुअल में जो प्लांट का किंगडम है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि जो प्लांट किंगडम है टोटल उसको 5 कैटेगरीज या बोले कि 5 डिवीज़न में उसको डिवाइड किया गया था। पहला जो कैटेगरी थी वो थी एल्गी, दूसरी ब्रायोफाइट्स, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। और तीसरी आती है टेरिडोफाइट्स, फोर्थ आती है जिम्नोस्पर्म और लास्ट कैटेगरी आती है एंजियोस्पर्म की। तो इन 5 कैटेगरीज में प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया है। तो पूरा चैप्टर इन 5 कैटेगरी के ऊपर ही है। तो हमें एक एक करके सभी कैटेगरीज को एक्सप्लेन करना है, सभी को पढ़ना है साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में हम बात करेंगे एल्गी की। तो इस लेक्चर का टॉपिक होगा हमारा एल्गी का। तो एल्गी को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एक एक कैटेगरी आगे चलती चली जाएगी। तो एल्गी, तो पहली कैटेगरी जो पहला टॉपिक आ रहा है और इस लेक्चर का भी टॉपिक है वो है एल्गी। तो एल्गी देखिए, जो टर्म एल्गी है, शब्द जो दिया था एल्गी, वो लिनियस ने ही दिया था, ठीक है, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं ना, तो लिनियस का ही दिया हुआ टर्म है। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइको मीन्स एल्गी होता है, ध्यान रखिएगा। और फंजाई की जब स्टडी हमने पढ़ी थी तब क्या बोला था उसको, माइकोलॉजी, ठीक है। माइको मीन्स फंगस और फाइको मीन्स एल्गी, ठीक है। तो एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो एल्गी के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, ये देखो वही कैटेगरी है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि थैलोफाइटा। तो वहाँ पे थैलोफाइटा के नाम से पढ़ा था जिसके अंदर क्या एल्गी ही आते हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एल्गी। तो ये क्या होते हैं एल्गी, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉपिक सिंपल थैलॉइड ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, देखिए क्लोरोफिल कंटेनिंग यानी कि क्या होगा कि इनकी जो सेल है, सेल के अंदर क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्या रहते हैं, क्लोरोफिल रहते हैं। तो क्लोरोफिल रहता है एल्गी के अंदर, ठीक है। जब क्लोरोफिल रहेगा तो क्लोरोफिल क्या है भाई, पिगमेंट, और पिगमेंट क्या करता है, एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है स्पेशली सन से, और क्या करता है, अपना फूड खुद बनाता है। जब अपने फूड खुद बनाते हैं तो क्या हो जाएंगे, ऑटोट्रोपिक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में है कि ये जो सिंपल और थैलॉइड लिखा है इसका मतलब है कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल टाइप का। देखिए जब हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो प्लांट में हम क्या पढ़ते हैं, बॉडी जो है रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट होती है। लेकिन जो एल्गी है तो एल्गी में क्या लिखा कि सिंपल थैलॉइड है। थैलॉइड का मतलब क्या होता है, थैलस की तरह है, यानी कि जब बॉडी जो है डिफ्रेंशिएट नहीं होती, डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव। रूट, स्टेम एंड लीव्स जो इन तीनों पार्ट्स में डिवाइड जब नहीं होती, ठीक है, इसमें जब नहीं डिवाइड होती तब क्या बोलते हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। और बॉडी कैसे होगी, थैलॉइड बॉडी होगी, इसलिए थैलोफाइटा ग्रुप है इनका, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि सिंपल थैलॉइड जिनकी बॉडी होती है वो इनके अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यह है कि देखिए इस पूरे एल्गी को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए बहुत सी जगह पर बहुत से लोग बोलते हैं कि ये जो प्लांट किंगडम है ये पूरा रटने वाला टॉपिक है, बोरिंग टॉपिक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर अब आपके बेसिक क्लियर है तो कोई चीज़ रटने की या फिर बोरिंग नहीं होती, अगर आपको सही तरह से पढ़ाई करनी है तो। अब देखिए भाई रही बात रट्टा मारने की, तो रटने के लिए तो ये ऐसा है कि जो आप कुछ न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं जैसे, तो फॉर्मूला तो वहाँ भी याद करना पड़ता है, रट्टा तो वहाँ भी मारना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं क्वेश्चन ही रट रहे हो आप। तो यहाँ पर भी क्या है कि जो बेसिक है, जो नाम वगैरह है, जो एग्जाम्पल है, देखिए वो तो याद करना पड़ेगा, लेकिन पूरा का पूरा टॉपिक रट्टा मारना ऐसा कुछ नहीं है। तो आराम से देखिए एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी, समझ में भी आएगी, तो रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो देखिए अब एनसीईआरटी के अंदर जिस तरीके से दिया हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब उसमें थोड़ा सा एडवांस हो सकता है टॉपिक समझाने के लिए एनसीईआरटी, क्योंकि आपके 99% क्या होता है, इससे भी ऊपर जो क्वेश्चन है सीधे सीधे एनसीईआरटी से ही बनते हैं, ठीक है। और आजकल जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है टोटल जो है एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग चलो मानता हूँ कि लगता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो एल्गी है ये आपको अच्छे से याद हो जाए, याद रहे, तो उसके लिए हम इसको छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हैं,
ठीक है। अब ये जो टॉपिक हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये एनसीईआरटी के अंदर ही दिए हैं, कुछ लाइन टू लाइन दे रखे हैं और एक टेबल दी हुई है एल्गी की, तो उसके अंदर दिए हुए हैं, तो वहीं से उठा के रख रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है टेबल से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे हैबिटेट के बारे में, ठीक है। हैबिटेट की भाई कहाँ मिलता है, वास स्थान कौन सा है उसका, रहता कहाँ है, ठीक है, एल्गी। तो ये भी हमें कहाँ से मिला, एनसीईआरटी की लाइन पकड़ते हैं तब वहाँ से दिखाई देता है, ठीक है। अब इन टॉपिक में अगर हेडिंग में डिवाइड करते हैं तो याद रखना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हैबिटेट हो गया। दूसरे की अगर बात करते हैं तो दूसरा आ जाएगा यहाँ पर साइज एंड फॉर्म्स की बात कर लेंगे, कितने बड़े हो सकते हैं, कितने छोटे हो सकते हैं फॉर्म्स, मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है, ठीक है, फिलामेंटस है कि कॉलोनियल है, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर की, कि भाई उसका जो स्ट्रक्चर है सेल का, ठीक है, वो किस तरीके का है। अगर मल्टी सेलुलर भी है तब भी उसका किस तरीके का स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर तो कैसा स्ट्रक्चर है। और उसके अंदर हम स्पेशली बात करेंगे सेल वॉल की, ठीक है, और जो है फ्लैजला की। फ्लैजला मतलब मूवमेंट करेगा तो कैसे करेगा, ठीक है, फ्लैजला के थ्रू होता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ये दो टॉपिक इन हेडिंग में हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका रिप्रोडक्शन आता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की बात करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, यहाँ से कई बार नीट के अंदर क्वेश्चन बने हैं, रिप्रोडक्शन आ जाएगा। और जो है लास्ट में हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कि उससे भाई क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, किस तरीके से ह्यूमंस के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये जो हमने 5 हेडिंग्स लिखी हैं, इनमें हम क्या करेंगे, पूरे एल्गी को पढ़ाई करेंगे इसकी, ठीक है। उसके बाद में जब तीनों हम कर लेंगे तो एल्गी खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या आती है, इसकी एल्गी की 3 क्लासेस आएंगी, ठीक है। उसमें आ जाएगी आपकी क्लोरोफाइसी जिसमें ग्रीन एल्गी आएगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा भाई फियोफाइसी जिसमें ब्राउन एल्गी आएंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, रेड एल्गी आते हैं रोडोफाइसी के। तो इसमें क्या होगा भाई, पिगमेंट के बेसिस पर है कि अलग अलग पिगमेंट जो होंगे, जैसे क्लोरोफिल होगा ज़्यादा मात्रा में तो ग्रीन कलर के होंगे, जेंथोफिल होगा तो ब्राउन कलर के हो जाएंगे, रेड होगा तो देखो फाइकोरिथ्रिन होता है तो रेड कलर के हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पिगमेंट के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो बाद में जब हम 3 कैटेगरी पढ़ेंगे तो 1-2 हेडिंग जो है और इसमें ऐड हो जाएगी। तो आराम से सिंपली इसको देखते चले और आराम से आज आपका एल्गी बिल्कुल क्लियर होने वाला है बिना किसी डाउट के। तो शुरू करते हैं एल्गी को, जिसमें पहली हेडिंग हम बात कर रहे हैं हैबिटेट की। तो कहां पर मिलते हैं, तो हैबिटेट का जो मतलब होता है, ठीक है, हैबिटेट का मतलब आप जान लीजिए, हिंदी में बोलते हैं वास स्थान, जहां पर रहते हैं। भाई अगर हम आपसे पूछते हैं कि आप कहां पर रहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, भैया आप पहले तो आप बोल देंगे अपने शहर का नाम बोल दोगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या बताना है कि भाई धरती पे रहते हो, पानी में रहते हो, पेड़ पे रहते हो, कहाँ रहते हो, ठीक है। तो एल्गी चल रहा है अपना, और एल्गी में हम बात क्या कर रहे हैं, हैबिटेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या बात करेंगे, साइज और फॉर्म की। तो हैबिटेट जो है वास स्थान कहाँ पर मिलेगा, तो एल्गी कहाँ मिलते हैं भाई, मोस्टली एल्गी कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं, ठीक है। हैबिटेट कैसा हो, एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब पानी में मिलेगा, पानी में मतलब वाटर के अंदर पाए जाते हैं ये, ठीक है। और वाटर में भी एनसीईआरटी में क्या किया है, यहाँ पर जो है 3 वाटर की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक तो भाई बात की है फ्रेश वाटर की, ठीक है, फ्रेश वाटर मिल सकते हैं। फ्रेश वाटर मतलब भाई जैसे रिवर का वाटर हो गया, ठीक है, रिवर, ठीक है, पॉन्ड हो गया, लेक होगी, इस तरीके से जो एक तरह से बोल सकते हैं जो सॉल्टी खारा वाटर नहीं होता पानी, वो एक तरह से फ्रेश वाटर हो गया यहाँ पे। एक हो जाता है मैरीन वाटर, ठीक है, मैरीन वाटर हो जाएगा। मैरीन वाटर मतलब जो सॉल्टी होता है, ठीक है। अब इसमें जैसे फ्रेश वाटर की बात की थी, जो रिवर है, रिवर क्या होता है, रिवर में बहता हुआ पानी होता है, तो ये रनिंग वाटर में आ जाएगा। और पॉन्ड जो आ जाता है वो स्टेगनेंट, स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ पानी जो होता है, जैसे बारिश होती है आसपास आपके गड्ढे में पानी भर जाता है, इस तरीके से रुका हुआ पानी जो होता है वो स्टेगनेंट वाटर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए रनिंग मैरीन वाटर कैसा होता है, सॉल्टी, यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मैरीन में मिलते हैं, और कहाँ पर, ब्रैकिश वाटर। एनसीईआरटी में अगर टेबल आप देखते हैं, देखिए हम अलग नहीं चल रहे बिल्कुल, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, थोड़ा समझाने के लिए
एडवांस हो सकते हैं उसमें। तो ब्रैकिश वाटर में मिल सकते हैं, ठीक है। तो है तो टोटल क्या, एक्वेटिक। अब ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ब्रैकिश वाटर देखिए ये फ्रेश वाटर है जो सॉल्टी नहीं होता, ये सॉल्टी होता है, मैरीन समुद्र का पानी सॉल्टी होता है। ब्रैकिश वाटर कैसा है कि जो ना तो बिल्कुल सॉल्टी है और ना ही बिल्कुल इस तरह फ्रेश वाटर की तरह है। तो इस तरह का पानी कहाँ मिलता है, जब नदी जो रिवर होती हैं जब जाके समुद्र में मिलती हैं, मुहाना जो होता है उसका, ठीक है। तो उस जगह पर जो पानी होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, ठीक है। जब फ्रेश वाटर मैरीन वाटर से मिलता है तो ब्रैकिश वाटर कहलाता है। तो यहाँ पर इस मेनली जो हैबिटेट है वो क्या है इनका, एक्वेटिक है। और एक्वेटिक में हमने इन 3 की बात की, ठीक। उसके बाद में यह है कि देखो मोस्टली तो यहाँ मिलता है, तो मोस्टली का मतलब ये है कि यहाँ मिलता है, तो इसका मतलब इसके अलावा भी मिल सकते हैं। तो मेन चीज क्या है कि एक्वेटिक पानी जरूरी है, तो पानी की जो है मॉइस्चर की फॉर्म में हो तब भी काम चल जाएगा। तो जो इसके अलावा भी और कहाँ मिल सकते हैं, जो मॉइस्ट सॉयल होती है, गीली मिट्टी होती है, हल्का सा मॉइस्चर होता है, वहाँ मिल सकते हैं, ठीक है। मॉइस्ट स्टोन, ठीक है, जो पत्थर होते हैं थोड़ा सा उसमें क्या हो, नमी हो, ठीक है। जैसे ओस वगैरह गिर जाती है जंगल में देखते हैं, तो वहाँ पर स्टोन के ऊपर क्या है, ग्रो कर जाते हैं एल्गी, ठीक है। उसके बाद में जो है मॉइस्ट वुड की बात कर सकते हैं कि लकड़ी के ऊपर जो है जहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर हो उसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं। और एक स्पेशल जो है एनसीईआरटी में दिया गया है कि ये स्लोथ बियर के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। स्लोथ बियर क्या है, ये देखिए जब भालू की तरह, इसमें क्या रहता है कि जो इसके हेयर होते हैं, बाल जो होते हैं, बालों भाई जैसे मान लीजिए स्किन है ये और स्किन के ऊपर इस तरीके से हेयर है, तो हेयर के ऊपर क्या है इस तरीके से एल्गी जो है ग्रो कर जाती है, जो इसके लिए काफ़ी फायदेमंद भी होती है एल्गी के लिए। कि भाई हरी हरी रंग की होती है तो क्या होता है उसको छिपने में, यानी कि कैमोफ्लेज अपने आसपास के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छिपा लेता है ये, ठीक है। जैसे गिरगिट देखा है, कभी कभी दिखाई नहीं देता है, पत्ती पे कोई कीड़ा वगैरह दिखाई देता, हिलता है तभी दिखाई देता है, नॉर्मल में दिखाई नहीं देता। तो कैमोफ्लेज करने में भी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो स्लोथ बियर के ऊपर भी ये क्या ग्रो कर जाते हैं। तो मोस्टली तो ये है, यानी कि यूजुअली तो ये यहाँ पर ग्रो की है और अनयूजुअली यहाँ पर भी ये मिल सकते हैं। जैसे अगर बोलते हैं हम कि क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, तो बोलते हैं कि भाई मैदान में खेला जाता है, तो ये तो क्या हुआ, यूजुअली यहाँ पे खेला जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कहाँ मिल सकता है भाई क्रिकेट, और कहाँ, भाई मान लीजिए छत पे खेल रहे हैं हम, ठीक है, रूफ पे खेल रहे हैं अपनी छत पे, तो क्या छत पे खेल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कि नॉर्मल में तो क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है, लेकिन फिर भी इसके अलावा हम छत पे भी खेल सकते हैं अपनी, ठीक है। तो मेजरली यहाँ पे मिलता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर भी जो है एल्गी पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा इसके हैबिटेट के बारे में, ठीक है। मॉइस्ट हैबिटेट एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, मोस्टली। उसके बाद में हमें क्या बात करनी है, साइज एंड फॉर्म। तो साइज और फॉर्म को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए जो साइज होता है, दूसरी भाई हेडिंग में डिवाइड कर रखा है हमने, तो पहले तो हमने हैबिटेट की बात कर ली। अब जो है दूसरी हेडिंग हम बनाते हैं यहाँ पर अपनी एनसीईआरटी के लाइन के अकॉर्डिंग याद करने में जिससे इजी रहेगा, तो वो है साइज एंड फॉर्म, ठीक है। साइज और फॉर्म्स कौन से मिलता है, तो साइज देखिए, तो जो ये जो एल्गी होते हैं ये इनकी जो साइज और फॉर्म है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि कोई स्पीसीज भाई छोटी दिख रही है, कोई बड़ी दिख रही है। जैसे आदमी की बात करते हैं, अगर आपसे बोलो कि ह्यूमन की हाइट बताइए नॉर्मल क्या है, तो आपके वेरिएबल है, किसी कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई बहुत लंबा है, तो क्या वेरिएबल करता है, तो स्पीसीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वेरिएबल होती है। कुछ जो होते हैं, कुछ एल्गी कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर, ठीक है, और हो सके यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर, इतने तक हो सकते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। अब यूनिसेलुलर की बात करते हैं, यानी कि क्या है, सिंगल सेल है, सिंगल सेल है। अब सिंगल सेल जनरली हम क्या देखते हैं कि सिंगल सेल बहुत ही छोटी होती है, नेकेड आई से नहीं दिख सकती, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है फिर, तो यानी कि क्या हो जाएगी, माइक्रोस्कोपिक हो गई। तो माइक्रोस्कोपिक होगी तो क्या, बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज के हो गए, ठीक है। मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो भाई बड़े 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 होके कितने बड़े हो सकते हैं, तो मल्टी सेलुलर में बहुत सी ज़्यादा सेल की बनी है। और लार्जेस्ट की बात करते हैं, भाई स्मॉलेस्ट की बात कर ली हमने, अब लार्जेस्ट की देख लेते हैं। तो लार्जेस्ट में देखते हैं तो बहुत ही बड़े बड़े कई 100 मीटर के भी हो सकते हैं,
ठीक है। जैसे यूनिसेलुलर में माइक्रोस्कोपिक की बात की, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखने हैं, एग्जाम्पल से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, तो ये किसका एग्जाम्पल आ गया, ये माइक्रोस्कोपिक का आ गया और यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है। लार्जेस्ट मल्टीसेलुलर की बात करते हैं, तो लार्जेस्ट मल्टीसेलुलर इसमें क्या आते हैं आपके, कैल्प आ जाते हैं, कैल्प्स, ठीक है, लैमिनेरिया। तो कैल्प क्या है, अब अगर जैसे हम देखते हैं कि जंगल है जमीन पर, जंगल जा रहे हैं जमीन पर, क्या है, जंगल है, पेड़ है, बहुत बड़े बड़े जंगल बना हुआ है, पूरा फॉरेस्ट है। ऐसे ही समुद्र के अंदर भी कुछ फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उनमें से एक टाइप के फॉरेस्ट आपके एल्गी के भी हैं। तो ये क्या है, कैल्प फॉरेस्ट, कैल्प फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कैल्प जो है आपका ये ब्राउन एल्गी के अंदर आता है। देखो क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी में आएगा और कैल्प जो है ब्राउन एल्गी के अंदर आता है, और बहुत ही बड़े बड़े अप्रोक्सीमेट 100 मीटर्स तक ये जा सकते हैं, इनकी हाइट 100 मीटर तक जा सकती है। तो लार्जेस्ट जो एल्गी है वो कैल्प है, जो कि ब्राउन एल्गी के अंदर आते हैं। तो लार्जेस्ट एल्गी कौन से, ब्राउन एल्गी हुए, ठीक है। तो समुद्र के नीचे इनके कैल्प के जंगल पाए जाते हैं, जिस एरिया में भी होते हैं वहां पर बड़े बड़े जो है कैल्प के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, साइज जो है वेरिएबल है, बहुत छोटे से बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत छोटे से बड़े हो सकते हैं। अब देखिए फॉर्म्स, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर किस फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि एक तो यूनिसेलुलर है ये, ठीक है, तो यूनिसेलुलर एक फॉर्म कौन सी होगी इनकी, यूनिसेलुलर होगी। अब यूनिसेलुलर में कौन सा आया था, हमने देखा अभी क्लेमाइडोमोनास आ गया था, यूनिसेलुलर में आ गया क्लेमाइडोमोनास, और एक और एनसीईआरटी में दिया गया है क्लोरेला, क्लोरेला। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों याद रखिएगा, ये ग्रीन एल्गी के अंदर आते हैं। किस में आते हैं, ग्रीन एल्गी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो मल्टीसेलुलर है। देखिए एक तो यूनिसेलुलर था, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर में छोटे भी हो सकते, बहुत बड़े भी हो सकते, बड़े की तो बात की कैल्प। तो मल्टी सेलुलर फॉर्म की अगर बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर में कैसे आ जाएंगे। अब देखिए मल्टी सेलुलर अगर होगा तो इस तरीके से हो सकता है, जैसे एल्गी है इस तरीके से फिलामेंट की फॉर्म में हो सकता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे न्यूक्लियस हो जाएंगे इसकी, तो फिलामेंट की फॉर्म बना सकता है। तो पहली जो फॉर्म आ जाएगी वो फिलामेंटस आ जाएगी, फिलामेंटस आ जाएगी फॉर्म, याद रखिएगा, फिलामेंटस हो जाएगी, फिलामेंट की तरह है, एक के ऊपर एक सेल ऐसे है, मल्टी सेलुलर फिलामेंट, एक के ऊपर एक सेल आ रही है। इसमें एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स आ जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जैसे यूलोथ्रिक्स का। और अगर बात करते हो 10th क्लास में आपने पढ़ा स्पाइरोगायरा, जिसमें आपने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, टुकड़ों में टूट जाता है और हर एक टुकड़ा क्या करता है, नए एल्गे को जन्म देता है। तो फिलामेंटस, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस होगा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, ठीक है। उसके बाद में और अगर बात करते हैं यहीं पर, ठीक है, एक तो फिलामेंटस होगी यहाँ पर इसकी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कॉलोनियल हो सकते हैं। आप जो है कॉपी पेन लेके साथ में बैठे रहिए, ठीक है, कॉपी पेन साथ में रखें और क्लास नोट्स आपके अलग से तैयार हों। भाई नॉर्मल नोट्स आपको अलग से मिल जाएंगे, मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन एक जो क्लास नोट्स होते हैं उसमें अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं और काफ़ी अच्छे भी रहते हैं। आप जब एग्ज़ाम टाइम पे कॉपी खोल के देखते हैं सीधा आपको एकदम जो है रिकैप पूरा पूरा एकदम सामने आ जाता है सब कुछ, कॉलोनियल हो जाता है। तो दूसरी फॉर्म कौन सी आ गई, कॉलोनियल आ गई। तो कॉलोनियल में कैसा रहता है, कॉलोनियल में स्लाइमी मास होता है, चिपचिपा मास होता है, जिसके अंदर अलग अलग जो है एल्गी पड़े रहते हैं, ऐसे गुच्छे की फॉर्म में ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है तो ये क्या अलग अलग है, ऐसे नहीं कि चिपके हुए हैं, बस कॉलोनी बना के रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। और इस तरह का जो कॉलोनियल जो एल्गी होते हैं उनको कॉलोनियल एल्गी बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, चिपचिपी स्लाइमी मास होती है। कुछ ऐसे समझे कि मान लीजिए कीचड़ है पूरा पूरा, ठीक है, गड्ढा है, कीचड़ पड़ा हुआ है पूरा पूरा, कीचड़ को मान लीजिए स्लाइमी मास, उसमें बहुत सारे मेंढक पड़े हुए हैं, तो मेंढक मान लीजिए एल्गी की सेल और बाकी कीचड़ मान लीजिए जो है स्लाइमी मास, चिपचिपा मास होता है, म्यूसिलेजिनस एक कवरिंग होती है उसमें। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल याद रखिएगा, वॉल वॉक्स। और वॉल वॉक्स भी किसके अंदर आता है, ये जैसे ग्रीन एल्गी के अंदर आते हैं, ये भी ग्रीन एल्गी के अंदर आते हैं। वॉल वॉक्स भी किस में आता है, ग्रीन एल्गी के अंदर ही आता है, लेकिन ये कॉलोनियल है, ये यूनिसेलुलर है और ये फिलामेंटस है, याद रखिएगा,
ठीक है, ये अलग से नहीं है, पूरा पूरा एनसीईआरटी के अंदर ही है। ठीक है, एग्ज़ाम बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर क्लियर करने हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आपको एनसीईआरटी की एक लाइन, एक एक वर्ड को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉलवॉक्स कैसा है, कॉलोनियल एल्गी है। ठीक है, अब ये जो है आपकी इसी तरीके से एक जो डायग्राम दिया गया है ना एनसीईआरटी के अंदर, ये जो डायग्राम आप देखते हो एक्चुअल में क्या है, ये कॉलोनी है पूरी पूरी, ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी है। तालाब में अगर आप देखो, तालाब रुके हुए पानी में जो अधिकतर दिखाई देता है, ये स्टेगनेंट फ्रेश वाटर जो हमने बात की थी, तालाब में देखना ऐसे बिंदी बिंदी टाइप होती है, जैसे लेडीज लगाती है ना, बिंदी लगाती हैं, इस तरीके से छोटी छोटी बिंदी एक सर्कल में पूरा पूरा इस तरीके से रेंज रहती है, वो क्या है, वो वॉलवॉक्स ही है, तो कॉलोनियल एल्गी के अंदर आती है। ठीक है, और एक और अगर तीसरी अगर बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तीसरी फॉर्म की अगर बात करते हैं मल्टी सेलुलर के अंदर ही, तो ये कैसी आ जाती है, पैरेनकाइमेटस आ जाती है, पैरेनकाइमेटस, ये अलग से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, पैरेनकाइमेटस या बोलते हैं मल्टी सेलुलर थैलॉइड फॉर्म इसको कहते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर थैलॉइड, मल्टी सेलुलर यहाँ पे लिखा तो मैंने सीधा थैलॉइड लिख दिया, आप पूरा पूरा लिख सकते हैं मल्टी सेलुलर थैलॉइड, मल्टी सेलुलर फिलामेंट ऐसे लिख सकते हो। तो ये कैसी होती है, देखिए जैसे फिलामेंटस ऐसे बोल रही थी, तो ये कैसे हो जाएगी, ये ऐसे फिलामेंट तो है, ऐसे होगी तो इसी तरीके फिलामेंट, तो ये तो सिर्फ क्या थी, ऐसे लंबाई में बढ़ रहा है ऐसे, ये क्या है कि ऐसे भी मल्टी सेलुलर होगी और बराबर में इस तरीके से ऐसे भी क्या होगी, ऐसे भी मल्टी सेलुलर होगी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ऐसे भी और ऐसे भी, लेंथ में भी और विड्थ में भी, दोनों तरफ क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा। तो ऐसी फॉर्म क्या कहलाती है, पैरेनकाइमेटस कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, वूला, जिसको सी लेट्यूस भी कहते हैं। खैर ये एक्स्ट्रा में था, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, ये एक्स्ट्रा में था क्योंकि हमने फॉर्म्स की बात की है, तो यहाँ पर फॉर्म्स बताना जरूरी था कि एक फॉर्म ऐसी भी होती है। अब देखिए हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, बार बार आ रहा है ग्रीन एल्गी आ रहा है, कहीं पे ब्राउन आ रहा है, तो इससे देखिए कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है आपका। एक तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, इसी और उसके बाद में आप क्या करेंगे, जो अलग से 3 क्लास पढ़ेंगे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी की, ठीक है, तीनों क्लास जब आप पढ़ेंगे तो यही चीज़ क्या होगी, कुछ पॉइंट डायरेक्टली वहाँ पर सीधा सीधा आ जाएंगे ऐसे ही। तो इस लेक्चर में क्या हो जाएगा, एक तो आपके पढ़ाई भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। 3 फायदे आपके एक ही इस वीडियो को देखने से मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए यहाँ तक तो हुआ हमारा जो साइज और फॉर्म्स की बात की। अब बात करेंगे हम तीसरा जो तो आ रहा है, वो आ रहा है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तीसरा, तो इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ और बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की। तो तीसरा आ गया हमारा सेल स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे, पहले हमने कहा था कि सेल वॉल, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं सेल वॉल, और यहाँ पर हम इसकी मूवमेंट के लिए फ्लैजेला की बात करेंगे। अब देखिए जो सेल स्ट्रक्चर में मेन बात करते हैं, तो मेन बात आती है कि यूकैरियोटिक होती है सेल, इनकी कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है। अब बात ऐसी है कि जब हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा था तो उसके बाद तो सभी के सब यूकैरियोटिक थे, तो बार बार मैं देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ इन्हीं की बात की है, इसकी बात क्यों नहीं कर रहा हूँ कि सेल का स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक टाइप है इनका, यानी कि उनके अंदर न्यूक्लियस होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, इस तरीके से क्या है, जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है वो होंगे। तो ये किसके अंदर आता है भाई, यूकैरियोटिक, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, तो यूकैरियोटिक है, बात खत्म हो गई। भाई मोनेरा को छोड़ दीजिए, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी थे जिसके अंदर बैक्टीरिया थे, की बैक्टीरिया, बाकी सब कैसे हैं आपके, यूकैरियोटिक है। तो प्लांट और एनिमल कैसे हैं, सब यूकैरियोटिक है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो यूकैरियोटिक है, सेल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो सेल वॉल, ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं सेल वॉल, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं, तो सेल वॉल जो है इनकी मोस्टली किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है। मेन जो है मेजर जो कंपोनेंट है वो सेलुलोज है। ठीक है, और सेलुलोज है, और यहीं पर हम बात करेंगे जब आगे ग्रीन एल्गी की बात करेंगे, ठीक है, क्लोरोफाइसी, फिर ब्राउन एल्गी की बात आएगी, ठीक है, और उसके बाद में रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइसी की बात आएगी। तो मोस्टली सेलुलोज है। अब किस किस तरीके से यहाँ पर आ सकता है, देखिए ग्रीन एल्गी की में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है सेलुलोज हो गया, ठीक है, मेन जैसे कि प्लांट के अंदर होता है, प्लस क्या होता है कि यहाँ पर पेक्टिन भी पाया जाता है जिसको पेक्टोज लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेलुलोज
और पेक्टोज इसकी बनी हुई है। देखो ग्रीन एल्गी में जो सेल वॉल है वो 2 लेयर में पाई जाती है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या हुई, ये पूरा का पूरा हो गया आपका सेलुलोज, और उसके बाद में बाहर की तरफ क्या है कि इस तरीके से अलग से एक और लेयर मिलती है जो कि पेक्टोज की होती है, ठीक है, ग्रीन एल्गी में। ब्राउन में बात करते हैं तो सेलुलोज हो गया प्लस कुछ केमिकल डिपॉजिट पाया जाता है, केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे इसके अंदर पाया जाता है एल्गिन, ठीक है, और रेड एल्गी में पाया जाता है सेलुलोज के साथ में क्या पाया जाता है, कैरेगिनिन पाया जाती है, ठीक है। अब ये एल्गिन और कैरेगिनिन क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है भाई, जिस तरीके से सेलुलोज है, ठीक है, सेलुलोज है, तो जैसे यहाँ पे पेक्टिन था, पेक्टोज था, तो ऐसे क्या केमिकल पाया जाता है ऊपर, ऐसे चिपचिपा कुछ केमिकल्स होता है इसके ऊपर। अब ब्राउन एल्गी है तो एल्गिन हो जाता है, रेड एल्गी है तो कौन सा, कैरेगिन। तो ये जो ब्राउन और रेड एल्गी है इसके अंदर ये जो केमिकल पाए जाते हैं इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकोलाइट्स बोलते हैं, हाइड्रोकोलाइट्स बोले जाते हैं। हाइड्रोकोलाइट्स बोल दीजिए, या फिर एल्गी पढ़ रहे हैं, एल्गी के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, फाइकोलॉजी बोला था ना, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फाइकोकोलाइड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकोलाइड्स का मतलब क्या होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। इसका याद रखिएगा, सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन बच जाते हैं। व्हाट आर हाइड्रोकोलाइड्स, तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। अभी जनरली देखिए किसके कई फायदे हैं, ठीक है, कई फायदे हैं। एक तो वाटर होल्डिंग करने से क्या फ़ायदा होगा, देखो जब ज्वार भाटा आता है उसके समुद्र के अंदर, यानी कि जो टाइड्स आते हैं, आप देखते हैं समुद्र में कभी पानी नीचे चला जाता है बिल्कुल, फिर एकदम से वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो एल्गी है, पानी हट गया, तो पानी हट गया तो क्या हो जाएगा, धूप आती है सीधी सीधी, तो क्या होगा, सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कैसे हो जाएगी फिर। तो क्या होता है कि उस टाइम पर इनके सरफेस पर वाटर होल्ड करके रखते हैं ये सब्सटेंस। मान लीजिए कि जैसे कुछ इस तरीके से मान सकते हैं कि आपने कभी कंस्ट्रक्शन साइट देखी हो, सड़क पे कभी देखा होगी एक ब्रिज बन रहा है, तो क्या करते हैं, सीमेंट के जब पिलर बनते हैं तो उसके ऊपर से पानी स्टार्टिंग में दिया जाता है, तो उसके ऊपर बोरी रख देते हैं पानी में भिगो के, जिससे क्या होता है कुछ टाइम तक, जब तक भी आगे जब तक नहीं आएगा कोई देखने वाला तो पानी ना डाले, तब तक क्या होगा कि बोरी को उसको क्या करता है, गीला करके उसके पिलर के ऊपर रख देते हैं, जिससे क्या होता है लंबे टाइम तक उसको पानी मिलता रहता है, ठीक है। इसी तरीके से ये केमिकल्स भी होते हैं जो इनके एल्गी के ऊपर पाए जाते हैं, ऊपर की तरफ, जिससे क्या होता है वाटर को होल्ड करके रखते हैं और एल्गी इस तरीके से सूखता नहीं है, पानी मिलता रहता है। उसके अलावा एनसीईआरटी में ये भी कहा गया है कि इनके कुछ कमर्शियली, जो ये हाइड्रोकोलाइड्स हैं, इनके कुछ कमर्शियली यूज़ भी हैं, इनको कमर्शियली भी यूज़ किया जाता है। कमर्शियली का मतलब जैसे फ़ायदे के लिए, मार्केट में बेचने के लिए, किस तरीके से, आइसक्रीम वगैरह जो होती है, आइसक्रीम हुआ, जेली हुआ, तो उनको थिक विस्कस थोड़ा सा गाढ़ा बनाने के लिए इन हाइड्रोकोलाइड्स का यूज़ किया जाता है। साबुन बनाने तक में यूज़ किया जाता है इनका, सोप में, ठीक है, आइसक्रीम को थिक बनाने में, विस्कस बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेडिसिन के जो कैप्सूल वगैरह होते हैं, कैरेगिन जो होता है, कैरेगिनिन, ये जो कैप्सूल होते हैं ना, जो स्टार्च के बने होते हैं जनरली, तो कैरेगिन से भी बनाए जाते हैं। खैर यहाँ पर हम हल्का सा बता रहा हूँ, और जब हम बात करेंगे ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गी सेपरेट, तब मैं इनके बारे में अलग से जो मैंने बोला है वो मैं लिख भी दूंगा। तो अभी तो आप याद रखें, इसको लिखते चले, और उसके बाद में डायरेक्टली मैं भी इसको आगे दोबारा से बताऊंगा। जब इनको सेपरेट हम बताएंगे तो यहीं पे आपका ये टॉपिक भी हो जाएगा, रिवाइज भी यहीं के यहीं हो जाएगा, ठीक है। तो कमर्शियली इनका यूज़ किया जाता है। तो ये तो रहे कि इसकी सेल वॉल की बात हुई। उसके बाद में अगर देखते हैं फ्लैजला, तो फ्लैजला देखिए आपके एनसीईआरटी की जो लाइन है वहाँ पर कहीं फ्लैजला का जिक्र वैसे डायरेक्टली नहीं किया गया है। ये कहाँ किया गया है, ये जिक्र किया गया है आपका टेबल, जो बिल्कुल एल्गी लास्ट में ख़त्म होते हैं वहाँ पे जिक्र इसका टेबल का किया है, सेल वॉल का भी किया गया है, ठीक है, हैबिटेट का भी किया गया है, और फ्लैजला वहाँ पर। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर कि आपकी जो एक एक लाइन है एनसीईआरटी की वो भी, और उसको भी ध्यान में रखते हुए और टेबल को भी ध्यान में रखते हुए सब कुछ एक सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं, ठीक। तो फ्लैजला की बात करते हैं। तो फ्लैजला जब भी होता है तो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कैसा हो सकता है, मूवमेंट कर सकता है।
भाई जैसे हम बोलते हैं कि हम मूवमेंट कैसे करेंगे, लोकोमोशन कैसे करेंगे, एक दूसरे जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाएं, तो हम बोलते हैं पैर है हमारे पास। ऐसे ही जो एल्गी है उन पे फ्लैजला हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो फ्लैजला जो होता है वो मूवमेंट कराने के में हेल्प करता है। जैसे एक नाव है, एक चापू लगाते हैं तो चलती है आगे, ऐसे ही फ्लैजला भी रहता है। क्योंकि भाई तैरता है, और तैरने के भी दो सिस्टम होते हैं। एक होता है पैसिव, जैसे हमने बात की थी पहले स्टार्टिंग में कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं पैसिवली फ्लोट करते हैं, जिधर को पानी जाएगा वैसे ही वो भी उस पर फ्लोट करता जाएगा, पैसिवली उसके पास फ्लैजला है ही नहीं। जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स थे, डायटम्स पढ़े थे हमने सेकंड चैप्टर में। लेकिन जब फ्लैजला हो जाता है, मान लीजिए सेल है, इस पर क्या है, फ्लैजला है इस पर, इस तरीके से एक हो, दो हो या ज़्यादा हो, तो इनकी मदद से क्या करता है ये पानी की डायरेक्शन में भी या उसके विपरीत ऑपोजिट डायरेक्शन में भी अपनी मर्जी से तैर सकते हैं। तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, एक्टिवली फ्लोट कर सकते हैं। तो फ्लैजला जो है यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे ग्रीन, ये ग्रीन लिखा है तो यहीं से देख लेते हैं। तो ग्रीन में जो फ्लैजला होता है, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, ग्रीन एल्गी जो होते हैं क्लोरोफाइसी, इसके अंदर 2 से 8 फ्लैजला पाए जाते हैं, ठीक है। 2 से 8 फ्लैजला पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते, ये रही मान लीजिए एक सेल है, और ये भी याद रखिएगा कि जो फ्लैजला है वो जनरली यूनिसेलुलर का फीचर होता है, यूनिसेलुलर, ठीक है। अगर पूरा पूरा मल्टी सेलुलर एक स्ट्रक्चर है तो वहाँ फ्लैजला नहीं बोल रहे हैं। मान लीजिए चूहा है, मल्टी सेलुलर है, तो उसकी पूंछ फ्लैजला नहीं कहलाएगी, वो तो पूंछ है, और पूंछ खुद में क्या है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो एक सिंगल सेल पे क्या होता है, फ्लैजला पाया जाता है। तो इसका मतलब ये भी है कि जो एल्गी है वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों है, दोनों के अंदर पाया जाएगा। अब अगर यूनिसेलुलर तो डायरेक्टली फ्लैजला पाया जा सकता है, अगर मल्टीसेलुलर है तो उसके गैमीट बनते हैं। जैसे ह्यूमन में स्पर्म है, स्पर्म की टेल होती है, वो क्या है, उसकी फ्लैजला है। तो ये रही इसकी, तो ये क्या है, ये फ्लैजला है। तो 2 से 8 फ्लैजला पाए जाते हैं जो कि ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है यानी कि एपिकल। ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्या है आपकी एनसीईआरटी की जो टेबल है, सीधा सीधा वहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है सीधा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ऊपर की तरफ होते हैं एपिकल हैं, और कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कितने हो सकते हैं, 2 से 8 हो सकते हैं, डिपेंड करेगा स्पीसीज पे। डिपेंड किस पे करेगा, स्पीसीज पे करेगा कि 2 से 8 होंगे, लेकिन ऊपर की साइड में होंगे। दूसरी अगर बात करते हैं कि ब्राउन एल्गी जो कि फियोफाइसी है, उसके अंदर दो फ्लैजला होंगे जो कि साइड में होंगे, लेटरल होंगे, यानी कि जैसे ये है एक सेल है तो इसमें क्या होंगे, लेटरल होंगे ऐसे, और क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। अनइक्वल मतलब एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से, तो अनइक्वल होंगे। और रही बात सबसे इंपॉर्टेंट रेड एल्गी की, यानी कि रोडोफाइसी की, तो रोडोफाइसी में क्या फ्लैजला पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि रोडोफाइसी में कोई भी स्टेज, चाहे वो नॉर्मल वेजिटेटिव हो या रिप्रोडक्टिव हो, मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती, ठीक है। मोटाइल देखो, मूवमेंट किसकी वजह से, फ्लैजला। जब मोटाइल स्टेज ही नहीं पाई जा रही तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फ्लैजला कैसे होंगे, फ्लैजला नहीं पाए जाते। तो रेड एल्गी का याद रखिएगा, रेड एल्गी में फ्लैजला नहीं पाए जाते। बाकी कुछ एक्सेप्शन तो होते ही हैं, लेकिन हम चल रहे हैं अपनी एनसीईआरटी की टेबल के अकॉर्डिंग, तो एब्सेंट होते हैं। तो ये तो बात हुई किसके, सेल स्ट्रक्चर की। और अब लास्ट में हम क्या बात करेंगे, मतलब अभी बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन की, और लास्ट में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो अभी जो आ जाएगा इसके बाद में वो क्या है, नंबर 4 हेडिंग की हम बात करेंगे, रिप्रोडक्शन। तो ये हेडिंग भी अलग से नहीं, ये भी आपकी एनसीईआरटी की लाइन के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ से अभी अब बताइए कि कौन सी चीज़ यहाँ पे रटने वाली हो रही है। भाई याद रखना बात अलग है और रटना बात अलग है। या एक तो याद होता है, करना होता है कि समझ के याद करना, एक होता है कि रट लिया, समझना है आया ना आया उस पर कोई मतलब नहीं है। तो समझ के जब याद रहता है तो उसको रटना नहीं बोलते, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक भी आपके काम आता है, याद रहता है। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव लिख दिया, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जनरली हम पढ़ते हैं, देखो सेक्सुअल एसेक्सुअल पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो है तो भाई वेजिटेटिव आएगा एसेक्सुअल के अंदर ही, लेकिन अलग से हायर क्लासेस में क्या करते हैं, अलग से पढ़ते हैं। तो वेजिटेटिव, नंबर 1 वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब क्या है कि वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू, वेजिटेटिव पार्ट जैसे प्लांट में कौन सा होता है, लीफ होता है, स्टेम होता है, रूट होती है। यहाँ पे तो रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट होता ही नहीं है। तो जो बॉडी है पूरी की पूरी उनकी थैलोइड, थैलस लाइक बॉडी है, वही क्या है, वो वेजिटेटिव पार्ट है उनका, ठीक है। तो वेजिटेटिव
क्या होता है कि जो थैलस है वो क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स में टूट सकता है, और हर एक फ्रेगमेंट क्या करता है, हर एक फ्रेगमेंट नए जो है एल्गी को, नए थैलस को जन्म देता है। मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है, इसमें क्या हो गया, ये टूट गया ऐसे, मान लीजिए इस तरीके से ये फ्रेगमेंट में ब्रेक हो गया ऐसे, ठीक है, इस तरीके से फ्रेगमेंट में ये ब्रेक हो गया ऐसे। तो यहाँ से जितने भी फ्रेगमेंट बनेंगे हर एक फ्रेगमेंट नया जर्मिनेट कर जाएगा। तो ये होता है वेजिटेटिव, और ये जनरली कहाँ देखने को मिलता है, यूलोथ्रिक्स के अंदर मिल जाएगा। और सबसे कॉमन आपने पढ़ा है अपने 10th क्लास में, स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो ये हुआ। दूसरे की बात करते हैं, एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी के अंदर, वो होता है डिफरेंट काइंड के स्पोर्स से। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स। तो देखिए एनसीईआरटी में एक ही स्पोर की बात की गई है, जूस्पोर की। हम यहाँ पर बता देते हैं कि अगर जूस्पोर है तब कब है, और उसके अलावा बनता है तो कब बन सकता है। तो देखिए अब क्या है कि जब कंडीशन फेवरेबल होती है, फेवरेबल कंडीशन कब होगी एल्गी के लिए, भाई अगर पानी में रह रहा है तो फेवरेबल कब है, पानी अच्छी मात्रा में है तो फेवरेबल कंडीशन है। तो फेवरेबल कंडीशन है तो क्या करते हैं, ये मोटाइल, मोटाइल मतलब मूवमेंट करने वाले स्पोर बनाते हैं। मोटाइल कब होगा, जब उसमें फ्लैजला होगा, और जब स्पोर में फ्लैजला होता है तो ऐसे स्पोर को क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। और जब फ्लैजिलेटेड होते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं और एसेक्सुअल है, तो याद करिएगा फंजाई में भी बताया था, कौन क्या बोलते हैं उनको, जू स्पोर्स बोलते हैं। तो जू का मतलब क्या होता है, एनिमल। तो एनिमल का मेन फीचर क्या है, मूवमेंट करना, एक जगह दूसरी जगह पे जाना, तो ये मूवमेंट कर सकते हैं। तो मोटाइल स्पोर होंगे, ठीक है। वो कब बनते हैं, फेवरेबल कंडीशन जब होगी, ठीक है, अनुकूल होगा। अनुकूल कब, जैसे पानी है इनके लिए मेन चीज, तो पानी होगा तो जूस्पोर, जूस्पोर क्या होगा भाई, फ्लैजला होगा उसमें, ठीक है, फ्लैजला होगा। और ऐसे किसमें बनते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, एग्जाम्पल अगर देखें तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर बनते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी है जिसके मोटाइल स्पोर होते हैं। और ये यहीं पे नहीं, 12th क्लास में भी ये जूस्पोर का दिया हुआ है, तो ये भी याद रखें, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीजें। अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो, जब अनुकूल ना हो, तब क्या होगा, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, भाई पानी नहीं है तो मोटाइल बना के क्या करेगा, तैरेगा कहाँ फिर स्पोर, तो क्या कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं। फिर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल मतलब जब उनमें फ्लैजला नहीं होगा, और जब फ्लैजला नहीं होता तो क्या बोलते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड, क्योंकि फ्लैजला से ही तो क्या होगा, मूवमेंट होती है। तो नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर बनते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा था फंजाई के अंदर, एप्लेनोस्पोर्स इनको कहते हैं, ठीक है, जो कि नॉन मोटाइल है, फ्लैजला नहीं पाया जाता है इनके अंदर, ठीक है। तो अब जो है ये तो हुआ आपके एसेक्सुअल की बात। अब लास्ट बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, ठीक है। तो यहां से मैं रफ कर देता हूं और इसी के नीचे स्टार्ट कर देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो तीसरा टाइप आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है आपको पता है, भाई गैमीट के फ्यूजन से होता है। तो किस में होगा, बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो गैमीट्स क्या होते हैं, सेक्स सेल्स को बोलते हैं, इसलिए सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो गैमीट्स का क्या होना है, फ्यूजन होगा, तभी तो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और जाइगोट बनेगा आगे चल के। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर, ये 3 टाइप से हो सकता है। एक तो होता है आइसोगैमस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी लिख रहे हैं हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोगैमस, ये फंजाई में भी आया था। आइसो मतलब क्या होता है, सेम, गैमस मतलब क्या होगा कि गैमीट। गैमीट कैसे होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, सेम टाइप के क्या होते हैं, गैमीट्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि उसमें साइज में, शेप में, अपीयरेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता। हम देख के नहीं बता सकते कि कौन सा मेल गैमीट है कौन सा फीमेल गैमीट है, तो नहीं बता सकते। तो इस तरह गैमीट कैसे होते हैं, आइसो गैमीट होते हैं। तो ऐसे गैमीट में मान लीजिए ये और ये इस तरीके से दोनों क्या हैं, मान लीजिए शेप, साइज वगैरह सब सेम है, इनकी सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है।
तो अगर मान लीजिए इनमें क्या है, दो टाइप हो सकते हैं, या तो फ्लैजेला नहीं हो सकता या फिर फ्लैजेला हो सकता है इनमें। तो अगर फ्लैजेला नहीं है तो क्या हो जाएंगे, नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल हो जाएंगे, तो आइसोगैमस में नॉन मोटाइल। और कैसे हो सकते हैं, दोनों एक जैसे होने चाहिए, तो दोनों एक जैसे या तो नॉन मोटाइल हो या दोनों मोटाइल हो। तो दोनों कैसे हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं। ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मोटाइल की बात करते हैं, सबसे पहले ही आपने पढ़ा कि क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में कैसे बनते हैं, मोटाइल बन सकते हैं। मोटाइल एक जैसे भी बन सकते हैं, अलग अलग ही बन सकते हैं, जो अगली कैटेगरी आएगी। तो मोटाइल यानी कि दोनों के दोनों एक जैसे होंगे, लेकिन क्या करेंगे, मूवमेंट कर सकते हैं, तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर बनते हैं। और जो नॉन मोटाइल होते हैं, उसका अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो ये वही आपकी 10th क्लास वाला एग्जाम्पल है, स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा क्या है, आइसोगैमस ही होता है, याद रखिएगा, आइसोगैमस ही होता है स्पाइरोगाइरा में, लेकिन नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं। नॉन मोटाइल जो है गैमीट्स बनते हैं इनके अंदर। और क्लेमाइडोमोनास के अंदर याद रखिएगा, जब ये मूवमेंट कर सकता है तो इसके स्पोर्स जो गैमीट है वो भी कैसे होंगे, मूवमेंट करने वाले होंगे। तो आइसोगैमस हुआ। ठीक है, दूसरी कैटेगरी की अगर बात करते हैं, सेक्सुअल में 3 कैटेगरी आएंगी। पहली आइसोगैमस, दूसरी कौन सी आ जाएगी, एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस बिल्कुल आइसोगैमस का क्या है भाई, उल्टा हो गया एक तरह से। ठीक है, वो सेम एक जैसे थे, ये एक जैसे नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो गैमीट्स होंगे कैसे होंगे, डिफरेंट टाइप्स के होंगे मॉर्फोलॉजी में। मान लीजिए कि एक बड़ा एक छोटा है और एक बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसमें भी 2 कैटेगरी आ जाएंगी, वही नॉन मोटाइल और मोटाइल आ सकती है। ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, या तो दोनों मोटाइल होंगे और एक छोटा एक बड़ा है, या फिर दोनों नॉन मोटाइल होंगे। ये भी हमने पहले बताया हुआ है। तो देखिए, दोनों की मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, एक छोटा एक बड़ा है, एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन या तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, मोटाइल, या दोनों के दोनों कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। तो ये भी कैटेगरी इसके अंदर आती है। और जो एनाइसोगैमस है, इसका एग्जाम्पल अगर लिखते हैं तो ये भी कैसे, क्लेमाइडोमोनास इसका एग्जाम्पल हो जाता है। यही हम कोई अलग से नहीं बता रहे, ये भी आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो 2 कैटेगरी हुई। तीसरी कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऊगैमस। और ऊगैमस क्या होता है, एक तरह से ये रिप्रोडक्शन एनाइसोगैमस का ही एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर मेल गैमिट छोटा होता है, फीमेल गैमिट बड़ा होता है। तो 2 अलग अलग हो गए भाई, डिफरेंट टाइप्स के ही हो गए। लेकिन यहाँ पर देखिए, या तो 2 मोटाइल थे या 2 नॉन मोटाइल थे। यहाँ पर छोटे वाला जो मेल गैमिट होगा, जो मेल गैमिट है वो कैसा होगा, मोटाइल, और फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, फ्लैजला नहीं होगा फीमेल में। इसमें फूड स्टोर रहता है, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनता है। तो ये कैसा हुआ, ऊगैमस टाइप का हुआ। और ऊगैमस टाइप का जो रिप्रोडक्शन मिलता है, वो अगर इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा, वॉल्वोक्स, कारा और फ्यूकस। ये याद रखिएगा, वोल्वोक्स, कारा और फ्यूगस। जिसमें वोल्वोक्स और कारा कैसे हैं, ग्रीन एल्गी हैं, क्लोरोफाइसी के सदस्य हैं। और फ्यूकस कैसा है, ये ब्राउन एल्गी के अंदर आता है। तो इसमें कैसे बन रहे हैं, ऊगैमस बन रहेगा। क्वेश्चन आपके पास में आ जाएगा, एमसीक्यू आ जाएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय ऊगैमस, यानी कि ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है, उसमें ऑप्शन दे देंगे आपको। तो आप सोचोगे कि सिर्फ ग्रीन एल्गी, लेकिन फ्यूकस में भी पाया जाता है। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास याद रखिएगा, ये इसमें एनाइसोगैमस और जो है आइसोगैमस दोनों में पाया जा रहा है। तो ये तो रहे बात किसकी, ये तो रही बात यहाँ पे रिप्रोडक्शन की। लास्ट आ जाता है, अब हेडिंग वाइज चलते हैं, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आ जाता है। ठीक है, किस तरीके से हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो उसको देखते, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। तो इसको रफ कर देता हूँ, फिर आते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला देखते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो एल्गी है, एल्गी जो है वर्ल्ड के अंदर भाई जितने भी प्लांट हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं वो यही है, 50% तक, यानी कि दुनिया की आधी कार्बन डाइऑक्साइड एल्गी ही फिक्स करते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का मतलब फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। तो बोल सकते हैं क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं, और वह कितनी करते हैं, अर्थ की लगभग 50% यानी कि आधी करते हैं। और ये जो फिक्सेशन, इसका मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, दो चीज़ें हो रही है, एक तो क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है एज अ बाय प्रोडक्ट, प्लस क्या हो रहा है, फूड बन रहा है, ठीक है ना, फूड बना रहे हैं, ठीक है, फूड भी प्रोवाइड हो रहा है हमें, और जो है ऑक्सीजन निकल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन निकल रही है, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजेनिक। ये बैक्टीरिया में मैंने बात की थी इसकी, कि ऑक्सीजेनिक और नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो होती है, ठीक है। ऑक्सीजेनिक में ऑक्सीजन निकलती है, नॉन ऑक्सीजेनिक में नहीं निकलती, जैसे बैक्टीरिया में होती है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन निकल रही है, तो ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करा रहे हैं, फूड भी बन रहा है, ये भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो और ऑक्सीजन की क्या होती है, इस तरीके से लेवल बढ़ जाती है अपने एटमॉस्फेयर में, ठीक है। दूसरी, और पानी में है तो पानी की जो ऑक्सीजन लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगी, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद में देखते हैं तो भाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो अबाउट 70 स्पीसीज ऐसी हैं जो खाने योग्य हैं, यानी कि इडेबल हैं, खाई जाती है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट के जो एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो वो हैं पोरफायरा, लेमिनेरिया, जिसको कैल्प आता है, और सारगैसम, ठीक है। तो ये क्या है, ये खाने के काम में आते हैं, एज अ फूड इनको खाया जा सकता है, ठीक है। इनके अलावा कुछ और भी स्पीसीज हैं प्रोटीन जिसके अंदर पाई जाती है, जैसे हम बात करते हैं क्लोरेला। क्लोरेला कैसा है, यूनिसेलुलर एल्गी है। एक आता है स्पाइरुलिना। अब स्पाइरुलिना को हम यहाँ पे एल्गी में लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर आता है स्पाइरुलिना। सिंगल सेल प्रोटीन पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर। तो ये क्या होता है कि भाई सबसे ज़्यादा प्रोटीन देता है स्पाइरुलिना, उसके बाद नंबर आता है क्लोरेला। तो ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर एल्गी हैं, जो कि कैसे यूनिसेलुलर एल्गी हैं, जो क्या करते हैं, जो प्रोटीन रिच होते हैं, प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है इनके अंदर। तो और एल्गी है तो इसलिए फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसलिए जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, ट्रैवलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनको अपने साथ में स्पेस में फूड के तौर पर लेके जाते हैं, क्योंकि एक तो प्रोटीन है, साथ में क्या है, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजनिक होती है भाई, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन भी मिल जाएगी, प्रोटीन भी मिल जाएगी। तो याद रखिएगा क्लोरेला के लिए ऊपर आ जाता है क्या, स्पेस ट्रैवलर जो है, इसको स्पेस में ले जाते हैं एज अ फूड के तौर पर यूज़ करने के लिए, ठीक है। और स्पाइरुलिना भी इसके अंदर आता है, खैर ये ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर है, फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतने हुए, यहाँ तक 3 हुए, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब बात करते हैं कि और क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। तो देखिए हमने अभी पढ़ा था कि जो जो ब्राउन और जो रेड एल्गी है उनमें कुछ केमिकल डिपॉजिट पाया जाता है सेल वॉल के ऊपर, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकोलाइट्स बोलते हैं। ये ब्राउन में क्या था, एल्जिन, और रेड में क्या था, कैरागिनिन। इसमें क्या था, एल्जिन, और इसमें कैरागिनिन था। ये कैसे हैं, ये दोनों को क्या बोलते हैं, इनको हाइड्रोकोलाइट्स या फाइकोकोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारे कमर्शियली आइसक्रीम वगैरह, सोप वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है। और साथ में जो है ये एल्गी को जो है सूखने से भी बचाते हैं, ठीक है। कमर्शियली भी इनका काफ़ी यूज़ होता है। क्या बोलते हैं इनको, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, हाइड्रोकोलाइट्स का जो भी बताया था, ठीक है। उसके बाद में और अगर ये लिख लेना आप वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में और अगर इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, नीट एग्ज़ाम के लिए अगर बात करें तो नेक्स्ट जो आता है, एक प्रोडक्ट बनता है अगार जिसको बोलते हैं। तो अगार क्या होता है, एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, ठीक है। इसका जो है, जो माइक्रोबायोलॉजिकल जो लैब होती है जहाँ पर बैक्टीरिया दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कल्चर करते उगाते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, ठीक है, जो कि
कहाँ से ऑब्टेन होता है, याद रखिएगा, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया ये क्या हैं, दोनों ही रेड एल्गी के अंदर आते हैं, रोडोफाइसी के अंदर आते हैं। आगे भी बात होगी इनकी, लेकिन याद रखिए अगार अगार किस किस तौर पर यूज़ किया जा रहा है। एक तो क्या है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके कल्चर के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। जैसे एक पैट्री प्लेट होती है, शीशे की तरह ढक्कन होता है एक, जैसे ढक्कन लगाते हैं किसी के ऊपर तो कांच का बना हुआ ढक्कन सा होता है, रिचर्ड पैट्री ने डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने। तो ये 2 लिड होती है, ढक्कन एक ऊपर नीचे। इसमें क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट का बना सॉल्यूशन डाल देते हैं जिनके अंदर अगार होता है। तो इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या करता है, पानी को इस तरीके से जमा देता है वो न्यूट्रिएंट के साथ में, जैसे मोम जम जाता है इस तरीके से जमा देता है। तो मोम की तरह जमा हुआ दिखाई देता है। इसके ऊपर बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह ग्रो करने में हेल्प आता है लेबोरेटरी के अंदर, स्पेशली माइक्रोबायोलॉजिकल लैब के अंदर, ठीक है। इसके में यूज़ आ जाएगा। दूसरी बात क्या है कि आइसक्रीम, जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम में यूज़ होता है जमाने के लिए। अब जैसे आप देखते हो कि आपने घर में कभी आइसक्रीम जमाओ, बोलते कि दूध की आइसक्रीम जमाते हैं तो वो पत्थर की तरह जम जाती है, बिल्कुल बर्फ़ की तरह। लेकिन जब मार्केट से लेके आते हैं तो क्रीम की तरह होती है। तो क्या होता है उसमें अगार का यूज़ किया जाता है। अभी अगार का यूज़ कर रहे हैं, पहले अगार की जगह कहाँ यूज़ किया जाता था, जैसे कल्चर में जिलेटिन का यूज़ किया जाता है, चिपचिपा जो मटीरियल होता है। तो आइसक्रीम में क्या होता है कि वो दूध जो क्रीम की तरह हो जाती है वो अगार होता है उसके अंदर, ठीक है। तो अगार का प्रयोग किया जाता है जिससे आइसक्रीम इस तरीके से विस्कस जो है थोड़ी थिक हो जाती है। तो ठीक है, तो ये तो है हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थे वे। अब ये नहीं कि यहीं पे ख़त्म हो गया, अब इसके अलग अलग जो 3 क्लासेस है वो आएंगी। अब 3 क्लासेस जो आएंगी उसमें भी हम अलग अलग से इन्हीं चीज़ों को दोबारा उसमें आ जाएंगे, कुछ अलग से आएगा, ठीक है, और कुछ ये भी आएंगे तो इनको भी दोबारा से रिकैप आपका हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं एल्गी की जो 3 क्लासेस है, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी, और रेड एल्गी, रोडोफाइसी। तो अब बात करने वाले हैं एल्गी के क्लासिफिकेशन की कि कितने क्लासेस में उसको डिवाइड किया गया है एल्गी को, ठीक है। तो एल्गी जो है उनके पिगमेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट क्या है कि पिगमेंट, जो पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, डी है, सेंथोफिल है, कौन सा है, तो पिगमेंट्स के बेसिस पर, प्लस साथ में देखते हैं तो वॉल कंपोजिशन कि वॉल जो है, सेल वॉल जो है वो किस तरीके की बनी है, ठीक है, और प्लस स्टोरेज फूड। स्टोरेज फूड जो है, भाई फूड को किस टाइप में स्टोर करते हैं, जैसे हम जो है एनिमल्स जो होते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं, प्लांट जो है स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, तो एल्गी किस फॉर्म में करते हैं। तो इन 3 बेसिस पे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, यानी कि इनको, एल्गी को। तो हमने पहले क्या पढ़ा था भाई, क्लासीफाई करते मतलब पढ़ते हुए कि पहले पढ़ा था हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट पढ़ा था। उसके बाद में साइज़ एंड फॉर्म पढ़ा था, ठीक है, ऐसे हेडिंग करते चले थे हम, साइज़ और फॉर्म पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में देखिए तो यहाँ पर जो हमने नहीं, देखो वॉल वगैरह पढ़ लिया था हमने, ठीक है, तो वॉल पढ़ ली थी हमने, क्या पढ़ा था वॉल में, जैसे सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसके अंदर हमने सेल वॉल और फ्लैजेला की बात की थी हमने इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन पढ़ा था, और लास्ट में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़े थे। तो इसके अलावा जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो साथ में हमारा पिगमेंट आ गया, वॉल तो चलो हो ही गया, उसमें आ गया है। तो यानी कि हम जो 1-2 टॉपिक और बढ़ाएंगे, बाकी ये चीज़ें तो हो ही गई हैं, देखो फटाफट होगा, देखो अब पूरा का पूरा टॉपिक लंबा नहीं जाएगा। अब तो पिगमेंट की बात करेंगे तो एडिशनल हेडिंग क्या आ जाएगी भाई, पिगमेंट के बेसिस पर किया गया है। पिगमेंट क्या है भाई, जो कलर देते हैं, इसलिए तो बोलते हैं रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, तो पिगमेंट के बेसिस पे ही तो पिगमेंट आ जाएगी। कौन सा पिगमेंट है, वॉल तो हो ही गई, और एक हेडिंग कौन सी आ जाएगी आपकी, और इसमें स्टोर फूड आ जाएगा कि फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, एक लाइन का ये हेडिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि कितनी क्लासेस में, तो इन तीनों के बेसिस पे क्या किया गया है, जो एल्गी है वो 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक आती है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी देखिए, क्लोरो का मीन्स क्या होता है, ग्रीन, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो ये कैसे हैं, ये ग्रीन एल्गी आ जाएंगे, ये ग्रीन एल्गी हैं। दूसरे आ जाते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी आ जाता है जो कि
ब्राउन एल्गी के अंदर आते, ये ब्राउन एल्गी कहे जाते हैं जिनको। और तीसरे आते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में अभी पढ़ा था ना हमने, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, जिससे अगार अगार बन रहा है, आइसक्रीम बनाई थी क्रीम टाइप। तो रोडोफाइस कौन से आ जाते हैं? रेड एल्गी आ जाते हैं। तो एक एक करके इनको पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी, और इस तरीके से एक एक हेडिंग ये करते चलेंगे। जो भी हमें जो हो चुकी है वो तो ठीक है भाई, जैसे इसमें सेल स्ट्रक्चर में हमने भाई यूकैरियोटिक की बार बार बात नहीं करेंगे, न्यूट्रिशन की बात नहीं करेंगे कि न्यूट्रिशन में क्या होता है भाई, एल्गी तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो सभी एल्गी कर ही रहे हैं। हाँ, लेकिन फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट की जरूर बात करेंगे हम, ठीक है। तो एक एक करके इन सभी को हम देखते हैं, कुछ हमारे हो चुके हैं और कुछ हमें अलग से करना है। तो क्या क्या हो चुका है और क्या करना है वो देखते हैं। तो पहले पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी। तो पहला आ रहा है क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी कॉमनली क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है क्लोरोफाइसी के जो एल्गी है वो मोस्ट एडवांस्ड जो है एल्गी माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि ये एंसेस्टर हैं, आज के जो हायर प्लांट्स हैं उनके एंसेस्टर माने जाते हैं, ठीक है। ये क्या है? हायर प्लांट्स के क्या माने जाते हैं? एंसेस्टर्स माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, कौन? ग्रीन एल्गी। और क्यों मानते हैं? क्योंकि इनके पिगमेंट और स्टोर फूड जो कि स्टार्च है वो कैसा है? हायर प्लांट के जैसा ही है, इसलिए क्या बोलते हैं? इनको एंसेस्टर कहा जाता है हायर प्लांट्स का। अब देखिए, पहले हम बात किसी करेंगे? हैबिटेट की, वही। तो हैबिटेट में अब देखो फटाफट चलेगा अब काम। अब तो हैबिटेट कैसी हो सकती है? या तो ये क्या होंगे? ये मैरीन वाटर कैसा होता है? सॉल्टी वाटर, या फिर फ्रेश वाटर में रहेंगे, ठीक है, फ्रेश, या फिर ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश क्या था? जहाँ पे मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर मिलता है, तो यहाँ पर ये मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हैबिटेट की बात की थी हमने, जैसे स्लोथ बियर पे, मॉइस्ट स्टोन पे, वहाँ पर मिल सकते हैं। वो क्या है? वो सब ग्रीन एल्गी थे, ठीक है। तो हैबिटेट की बात हुई। दूसरी बात किसकी करनी है हमें? साइज और फॉर्म्स की, साइज एंड फॉर्म्स की। तो साइज में क्या है कि ये यूनिसेलुलर, छोटे माइक्रोस्कोपिक से लेके यूनिसेलुलर से लेके ये कैसे हो सकते हैं? मल्टी सेलुलर इसमें पाए जाते हैं ग्रीन एल्गी में, ठीक है। अब यूनिसेलुलर में अगर एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर, लेकिन कैसा है? मोटाइल है। मोटाइल होगा तो क्या होगा इसमें बेटा? फ्लैजला होंगे, फ्लैजिलेटेड होगा, ठीक है, तो मोटाइल होगा। दूसरी अगर बात करते हैं, दूसरा आ जाएगा क्लोरेला। एनसीईआरटी ने एक और दिया है क्लोरेला, जो क्या है? नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल होगा तो इसका मतलब इसमें फ्लैजला नहीं पाया जाएगा, तो नॉन फ्लैजिलेटेड हो जाएगा। और एक मेरी तरफ से लिख लीजिए, एसिटाबुलेरिया, ठीक है, जिसको अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। और ये क्या है? ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर सेल है, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट बोल दे चलो, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट है, और जिसका डायमीटर कितना है? लगभग 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो सकता है। एसिटाबुलेरिया, काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी इसके ऊपर हुए हैं, ठीक है। तो फॉर्म्स में हमने पहले बात की क्या भाई? साइज और फॉर्म्स में कि यूनिसेलुलर हो सकते हैं, तो ये वाली फॉर्म है। मल्टीसेलुलर की बात की थी, तो मल्टीसेलुलर में कौन से भाई? जैसे कॉलोनियल हो सकते हैं, ठीक है, कॉलोनियल हो सकते हैं, ठीक। कॉलोनियल में क्या बात की थी? जैसे एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, उसका डायग्राम भी दिखाया था पहले, तो ये हो गया। उसके बाद में बात की थी जैसे फिलामेंटस हो सकते हैं, फिलामेंटस की बात की थी हमने, फिलामेंट की तरह होगा, इस तरीके से फिलामेंट बने हुए होंगे। तो इसमें कौन कौन से थे? इसमें स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स की बात की थी हमने, इस तरीके के होते हैं, यूलोथ्रिक्स की बात की थी। अब इनके अगर देखते हैं कॉमन नेम, इनको क्या बोलते हैं? पोन्ड सिल्क बोलते हैं इसको, स्पाइरोगाइरा को, और यूलोथ्रिक्स को बोलते हैं पोन्ड वूल, ऊन। क्योंकि अब रियलिटी में कभी आप पहाड़ी इलाके में जाना, झरने वगैरह में क्या होते हैं? फ्रेश वाटर में मिल जाते हैं, खासकर स्पाइरोगाइरा नॉर्मल में झरने मिल जाता है पहाड़ों में आराम से। तो उसको उठाते हैं तो पानी में भीगा हुआ ऐसा लगता है जैसे कि जैसे कॉटन होती है ना, पानी में भिगो दो कॉटन को, बहुत सारी वो ऐसे पकड़ते हो, किस तरह से हो जाती है वो, इस तरीके से आप उठाओगे इसको, यूलोथ्रिक्स को, ऐसा लगता है जैसे आपने इसको स्पाइरोगाइरा को, तो ऐसा लगता है जैसे आपने सिल्क उठा लिया, उस तरह भीगी हुई जैसे रहती है। तो इसको बोलते हैं पोन्ड सिल्क, इसको बोलते हैं यूलोथ्रिक्स को पोन्ड वूल, ऊन, ठीक है।
तो इतनी फॉर्म में मिल सकते हैं। और एक हमने बात की थी कौन सी भाई, पैरेनकाइमेटस हो सकता है। देखिए रिवीजन चल रहा है एक तरह से, ये अभी यहीं के यहीं पर ही पैरेनकाइमेटस हो सकता है। एग्जाम्पल क्या लिखा था, बोला, ठीक है। पैरेनकाइमेटस में क्या था कि भाई लंबाई में तो है होगा ही फिलामेंटस, साथ में क्या होगा, चौड़ाई में भी क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा। लंबाई में मल्टी सेलुलर और चौड़ाई में भी मल्टी सेलुलर। तो ये मल्टी सेलुलर थैलॉइड बोलते हैं इसको, जो कि पैरेनकाइमेटस होता है। तो इतनी फॉर्म से मिल सकते हैं ये पहले भी हमने बात की थी, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, जिसके बेसिस पर क्लास में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पर है, मेन पिगमेंट के बेसिस पर। तो देखते हैं जो अगला कैटेगरी आती है, अगली हेडिंग जो हमारी आती है वो है पिगमेंट। तो अगला देखते हैं, पिगमेंट कैटेगरी आ रही है अपनी। तो पिगमेंट कौन से पाए जाते हैं, तो पिगमेंट ऑलमोस्ट वही पाए जाते हैं यहाँ पर जो हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पाए जाएंगे आपके क्लोरोफिल ए और बी, ठीक है। इसके अलावा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल भी मिलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है। इसमें बस ये है कि ये जो क्लोरोफिल ए और बी है ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, डोमिनेंट होते हैं। और ये क्लोरोफिल ए और बी कैसे भाई, मोस्टली ये ग्रीन कलर के होते हैं। इसलिए जो क्लोरोफाइसी के जो एल्गी हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, इसलिए इनको ग्रीन ग्रास भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थे इनके पिगमेंट, याद रखिएगा क्लोरोफिल ए और बी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है कंपेयर टू कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ठीक है। तो ये तो रहे इनके पिगमेंट। और ये जो पिगमेंट हैं आपको पता है कि पिगमेंट मिलते कहाँ हैं, क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं। जो क्लोरोफिल है तो कहाँ मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है यहाँ पर जो ग्रीन एल्गी है, एनसीईआरटी कोडिंग चलते हैं तो ये बोलते हैं कि डिस्क शेप के हो सकते हैं, यानी कि डिस्कॉइड हो सकते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं, ठीक है, स्पाइरल हो सकते हैं, कप शेप जैसे हो सकते हैं। इस तरीके से कुछ शेप की बात की है कि क्लोरोप्लास्ट जो है इन शेप के हो सकते हैं ग्रीन एल्गी के अंदर। और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही भाई ऐसा नहीं कि पिगमेंट ही है, पिगमेंट के अलावा भी क्या होते हैं, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक या दो, जिनको क्या बोलते हैं, पायरेनॉइड्स बोलते हैं, प्रेनॉइड्स जिनको बोलते हैं। और प्रेनॉइड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि प्रेनॉइड्स क्या करते हैं, प्रेनॉइड्स में प्रोटीन स्टोर होती है। अब देखिए जो ग्रीन प्लांट ये हायर प्लांट्स की तरह है, तो प्लांट्स का स्टोर फूड क्या होता है, स्टार्च। ये क्या करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करते हैं, किसके, स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी स्टोर रहती है। देखो मोस्टली तो क्या है, स्टार्च स्टोर होती है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर प्रेनॉइड्स में स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी स्टोर होती है। तो याद रखिएगा प्रेनॉइड्स क्या कर रहे हैं, प्रोटीन स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात होगी इसके पिगमेंट की। अब आगे हम देखते हैं इसमें, तो क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस है भाई, स्टोरेज था एक, तो स्टोरेज की बात कर लेते हैं। तो हायर प्लांट की तरह क्या है, स्टार्च ही होती है मोस्टली, कैसी है, स्टार्च ही होती है मोस्टली। साथ में क्या होती है कि ऑयल ड्रॉपलेट्स, जिसको फैट कैटेगरी में आ जाएगा, जो ऑयल ड्रॉपलेट्स भी जो है अपनी फूड को इस फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं क्लोरोफाइसी के सदस्य, इसके एल्गी। और आखिरी में अगर देखते हैं यहाँ पर, और अगर देखें तो ये हमने जैसे सेल स्ट्रक्चर की बात करनी है, तो ये भी एक्चुअल में हो ही चुका है। सेल स्ट्रक्चर भी अगर देखें तो ये भी हो ही चुका है कि भाई सेल किस तरह की, भाई यूकैरियोटिक टाइप की है। तो यूकैरियोटिक तो ये सभी हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक तो ये सभी हैं। तो सेल स्ट्रक्चर में हमें बात क्या करनी है भाई, न्यूक्लियस व्यूक्लियस तो पाया जाता है, तो हम बात करेंगे नहीं, सीधी सी बात क्या है, सेल वॉल की बात करेंगे। और सेल वॉल हमें पता ही, हमने पढ़ा था अभी कि ग्रीन एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो 2 लेयर्स में बनी होती है, 2 लेयर्स की बनी होती है, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। आउटर लेयर किसकी बनी होती है, पेक्टोज की बनी होती है, और इनर साइड पर क्या मिलता है, सेलुलोज मिलता है, ठीक है। इस तरीके से हमने बताया था कि ये सेलुलोज है, और बाहर की तरफ क्या मिलती है, ये सेल है, इधर बाहर की तरफ क्या मिलेगा, पेक्टोज बना लगा हुआ मिलता है इसमें इनर साइड पे, आउटर साइड पे, ठीक है। और उसके बाद में हमने बात करी थी जैसे फ्लैजेला की, फ्लैजेला की बात पहले भी की थी। तो फ्लैजेला ग्रीन एल्गी में क्या मिलते हैं, 2 से 8 मिलते हैं,
ऊपर की साइड में रहते हैं, एपिकल होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे ये है तो एपिकल साइड में क्या हो, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 8 तक जा सकते हैं, ऊपर की साइड में होंगे और इक्वल होंगे। और फ्लैजिला किसका फीचर है, यूनिसेलुलर, मतलब एक सिंगल सेल का फीचर है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मल्टी सेलुलर में नहीं पाया जाएगा, मल्टी सेलुलर में जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे गैमीट बनते हैं, वहाँ पर मिल सकता है। तो कितने होंगे, 2 से 8 होंगे। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर की बात की है। बाद में जो है आपके रिप्रोडक्शन की बात, तो रिप्रोडक्शन तो वही है कि वेजिटेटिव टाइप होगा, तो वेजिटेटिव कैसे बताया था, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। ठीक है, फिर भी ले लेता हूँ कि वेजिटेटिव, जो वेजिटेटिव है वो कैसे होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन, की टुकड़ों में टूट जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है। और हर एक टुकड़ा कैसे करता है, हर एक टुकड़ा जो है जैसे टुकड़ों में टूट जाता है तो हर एक टुकड़ा क्या करेगा, आपका नए जो है एल्गी को जन्म देगा। और इसमें एग्जाम्पल आ जाता है जैसे बेस्ट स्पाइरोगायरा, आपने पढ़ाई है 10th क्लास में। यूलोथ्रिक्स पढ़ सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पॉन्ड वूल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके फाइबर थोड़े मोटे होते हैं, इसके पतले होते हैं। वेजिटेटिव हो गया। दूसरा अगर बात करते हैं एसेक्सुअल, तो एसेक्सुअल कैसे होता है भाई, एसेक्सुअल क्या होगा, अगर फेवरेबल कंडीशन है, कंडीशन अगर फेवरेबल है, पानी ठीक ठाक है, तो क्या बनेंगे, मोटाइल स्पोर्स बनेंगे, जिनको क्या बोलते हैं, जूस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, जूस्पोर बोलते हैं। जूस्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। अब मोटाइल है तो इसका मतलब क्या, फ्लैजिला है इनके ऊपर, इसलिए क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्लेमाइडोमोनास इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और अगर बात करते कंडीशन अनफेवरेबल है, पानी वगैरह कमी है, तो क्या बनते हैं, नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, कैसे हैं, नॉन मोटाइल। और नॉन मोटाइल होंगे तो इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा, यानी कि नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। और रही बात लास्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये देखिए सब कर चुके हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, सब किया था, उसी को क्या कर रहे हैं, एक तरह से यहीं पर बोला था कि यहीं पर रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्या होता है, 3 टाइप का होता है, आइसोगैमस, आइसोगैमस में क्या था, आइसोगैमस ये, लेकिन ये पार्ट जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। तो कैसा हो जाएगा, आइसोगैमस। तो आइसो में क्या होता है कि सेम टाइप के गैमीट्स बनते हैं, सेम टाइप के होते हैं गैमीट्स, जो कि उनके मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर सब एक जैसे होते हैं। ठीक है, या तो कैसे होंगे, मोटाइल हो जाते हैं। ठीक है, या फिर कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। दोनों की बात हो रही है कि मेल और फीमेल, मान लीजिए मोटाइल है, फ्लैजिला है, दोनों के पास में एक जैसे दिखाई देंगे, नॉन मोटाइल है तब भी एक जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो मोटाइल होते हैं, मोटाइल किस में बनते हैं, क्लेमाइडोमोनास में बनते हैं। एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं, क्लेमाइडोमोनास में। जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले कर चुके हैं इसको, अभी जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। और नॉन मोटाइल में एग्जाम्पल करें तो क्या, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा पढ़ा था ना हमने, स्पाइरोगायरा आएगा यहाँ पे नॉन मोटाइल में। ठीक है, उसके बाद में नंबर 1 आइसोगैमस, नंबर 2 कौन सा हो जाएगा, एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस, जिसमें गैमीट कैसे होंगे, डिफरेंट काइंड के बनेंगे, या तो एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों नॉन मोटाइल हों, एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों ही क्या होंगे, मोटाइल होंगे। इस तरीके से हो सकते हैं। और ये भी किस में था, ये भी क्लेमाइडोमोनास में हो जाएगा, सेम एग्जाम्पल इसका। ठीक है, तीसरा जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊगैमस टाइप का, ऊगैमस। ऊगैमस में क्या था कि फीमेल बड़ा होगा, मेल छोटा होगा और मोटाइल होगा, फीमेल नॉन मोटाइल होगा, इस तरह का होता है, तब इसको बोलते हैं ऊगैमस। देखिए भाई, फीमेल गैमीट को क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, नहीं बोलते। तो जब ओवम बड़ा है तो इसलिए क्या बोल दिया भाई, इस तरह से मान लो, याद कर लो कि जब फीमेल बड़ा है, ओ से शुरू हो रहा है, ऐसे ही ओवम, तो किस लिए क्या बोलते हैं, ऊगैमस। ठीक है, क्योंकि ओवम बनने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, ऊजेनेसिस, तो ऐसे ही ऊगैमस ओवम से आ गया। अब इसमें जो एग्जाम्पल की बात करते हैं वो ग्रीन एल्गी आते हैं, एक तो कॉलोनियल वोलवॉक्स आ जाएगा और एक कारा, कारा। ठीक है, ये भी क्या है, ग्रीन एल्गी है। तो इस तरीके से चलता है, समझे। तो ये था इसका रिप्रोडक्शन, एक तरह से चल रहा है आपका, रिकैप चल रहा है दोबारा से एक सेम वीडियो में ही। ठीक है, और लास्ट में अगर हम बात करनी है तो इसके बाद में क्या बात करनी थी,
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में क्या था कि भाई एक तो वो था कि जो क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी हैं, ये एज अ फूड के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, फूड के तौर पर यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, ठीक है। और क्लोरेला के लिए क्या बताया था कि स्पेस ट्रैवलर्स इसको अपने साथ फूड के तौर पर ले जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन भी दे देता है, साथ में प्रोटीन भी मिल जाती, खाने के तौर पे भी यूज़ हो जाता है। तो ये था क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। अब सेकंड में आता है, सेकंड पार्ट आता है फियोफाइसी। फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी, इनकी बात करनी है। और इनको क्या बोलते हैं, सी वीड्स भी कहते हैं, समुद्री घास भी कहते हैं, ठीक। अब वही स्टार्टिंग से बात करेंगे, पहले की बात करेंगे किसकी, हैबिटेट की। तो हैबिटेट कहाँ भाई, जाहिर सी बात है पानी में मिलते हैं, एक्वेटिक है, और ये कैसे होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं, समुद्री पानी में अधिकतर केसेस में, मैक्सिमम क्या लगभग ऑलमोस्ट केसेस में कहाँ पर, समुद्र में देखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं साइज एंड फॉर्म्स की, साइज एंड फॉर्म्स की, तो साइज फॉर्म में क्या है, ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं और बड़े बड़े साइज के पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। साथ में कौन सी फॉर्म है इनकी, फिलामेंटस, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा शेप और साइज में साइज और फॉर्म में वेरिएशन शो करते हैं। सो वेरिएशंस इन साइज एंड फॉर्म्स, साइज और फॉर्म्स में काफ़ी ज़्यादा ये वेरिएशन शो करते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करते हैं सिंपल ब्रांच्ड, सिंपल ब्रांच्ड हो सकते हैं, यानी कि ऐसे है, इसकी ब्रांचेस निकल गई इस तरीके से, सिंपल है, ब्रांच है, इसकी एक ब्रांच इस तरीके से क्या है, सिंपल है, और ब्रांचेस भी सिंपल टाइप से ऐसे निकली हुई है, तो क्या है, सिंपल ब्रांच। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। ऐसे ही हम बात करते हैं तो प्रोफ्यूजली, प्रोफ्यूजली ब्रांच हो सकते हैं, ठीक है। प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब क्या है भाई, जैसे एक घना पेड़ देखा हो आपने, एक मेन ब्रांच है, इससे एक ये निकली, इससे ये निकली, इससे और निकल गई, इस तरीके से निकलती जा रही है ऐसे, तो क्या है, बहुत सारी इस तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, घना बिल्कुल पेड़ देखे हैं इस तरीके से, बड़े घने, इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाता है, इसमें आता है लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, ठीक है, जो कि कैल्प कहे जाते हैं, और जो कि इनकी लंबाई कितनी 100 मीटर तक इनकी जा सकती है, जिनकी हमने बात की थी ना, कैल्प के फॉरेस्ट पाए जाते हैं समुद्र के नीचे, जैसे धरती के ऊपर जंगल पाए जाते हैं, ऐसे नीचे भी कैल्प फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो 100 मीटर तक के लंबाई में जा सकते हैं। और लेमिनेरिया में क्या होती है, आयोडीन ब्रोमीन ठीक ठाक मात्रा में प्रेजेंट होती है, पाई जाती है इसके अंदर। तो ये रिच सोर्स है आयोडीन के और उसके ब्रोमीन के। अब इसमें जो है कि एक चीज़ अलग आ रही है, जो ब्राउन एल्गी है, इसमें एक आपको एक चीज़ पढ़नी है कि जो बिल्कुल ही यहाँ से अलग आ रही है, अलग हेडिंग बन रही है, वो है इनकी बॉडी, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी है ध्यान से। तो बॉडी, तो बॉडी इनकी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइड रहती है इनकी। कौन कौन सी है, एक तो है होल्ड फास्ट, एक है स्टाइप, और एक होती है फ्रंट, जिसको लैमिना भी कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे है, मान लीजिए आप एक डायग्राम दिखेगा एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके का, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से दिखाई देगा एक डायग्राम। तो यहां पर क्या होता है कि ये तो रहा नीचे का भाई, जो सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम होता है, सबस्ट्रेटम मतलब कोई पत्थर हो सकता है, कोई मिट्टी वगैरह हो सकती है, पेड़ हो सकता है, जिससे वो आधार हो सकता है, जिससे ऑर्गेनिज्म चिपकेगा। तो सबस्ट्रेटम से चिपकने के लिए क्या होता है, होल्ड फास्ट होता है। उसके बाद में क्या आती है, स्टाइप आती है, ये वाली ब्रांच, और उसके बाद में जो बड़ा सा जो पोर्शन है, ये है फ्रंट लैमिना। कैसा दिखाई दे रहा है, लीफ की तरह दिखाई दे रहा है। तो कैसा है, लीफी फ्रंट होता है,
ठीक है, लीफी फ्रोंड पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेटिक है, इसमें पिगमेंट है, वाटर को अब्जॉर्ब भी कर सकता है, तो न्यूट्रिएंट सीधा लेके क्या करता है, अपना लंबाई में बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबस्ट्रेटम से जो जुड़ रहा है ना नीचे, जो होल्ड फास्ट, ये कोई जड़ नहीं है इसकी कि आप मानो कि जड़ है, नीचे से न्यूट्रिएंट लेगा तब ऊपर बढ़ेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई रूट वूट नहीं होती, सीधा सीधा क्या है, ये रहा पूरा का पूरा सीधा सीधा जो लेमिना है, लेमिना है मेन पोर्शन जो फोटोसिंथेटिक होता है। ये फोटोसिंथेटिक कौन सा है, ये है। और ये पानी वगैरह सब यहीं से ऊपर से ही अब्जॉर्ब कर लेता है, तो सीधा सीधा ये बढ़ता है यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। ना कि आप सोचो कि होल्ड फास्ट जो है यहाँ से रूट की तरफ अब्जॉर्ब करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ सबस्ट्रेटम से चिपकाने के लिए है, अटैचमेंट के लिए है बस, ठीक है। और इस तरीके से बोलते हैं लीफी फ्रोंड है इसका, तो इनको ब्राउन एल्गी को लीफी एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है, लीफी एल्गी भी बोलते हैं इनको। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, तो इसका एग्जाम्पल जो आ जाता है मेन यहाँ पर, ये लेमिनेरिया ही है, जो बड़े बड़े हो जाते हैं पूरे पूरे लेमिनेरिया, जिसमें आयोडीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती है, ठीक। तो ये तो रही इनकी बॉडी, तो याद रखेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। उसके बाद में अगर आती है तो आप देखेंगे इसकी सेल स्ट्रक्चर, अगर देखते हैं वापस आगे उन्हीं टॉपिक पे सेल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो आपको पता है कि सेल जो है, सेल वॉल जो है, भाई सेल स्ट्रक्चर तो क्या है, वही है यूकैरियोटिक। तो बात करेंगे किसकी, सेल वॉल की, और फ्लैजेला की बात करेंगे सेम। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और उस पर केमिकल डिपॉजिट पाए जाते हैं, ऊपर की साइड में हाइड्रोकोलाइड्स पाए जाते हैं। कौन सा पाया जाता है यहाँ पर, एल्जिन पाया जाता है। ये क्या है, एक तरह का हाइड्रोकोलाइड्स है, हाइड्रोकोलाइड है, जो क्या करते हैं, वाटर को होल्ड करने वाले, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस इनको कहते हैं, जो कि वाटर को होल्ड करके रखते हैं। और जब टाइड्स वगैरह आती है, यानी कि जब पानी वगैरह कम हो जाता है और ये दिखने लगते हैं ऐसे, तो सनलाइट सीधा पड़ती, सूखते नहीं है, कि वाटर को होल्ड करके रख रहे हैं। साथ में क्या है, इनकी कुछ कमर्शियली भी इनको यूज़ किया जाता है, जैसे आइसक्रीम वगैरह को थिक बनाने में, सोप बनाने में, ठीक है, इनमें इसको यूज़ किया जाता है। तो कमर्शियली भी इनका यूज़ किया जाता है। तो देखो पहले भी हमने बताए थे, अभी दोबारा भी चल रहा है यहीं पे ही है, क्योंकि सेम कैटेगरी ही तो पढ़ रहे हैं भाई, एल्गी के अंदर यही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और साथ में क्या करते हैं, ये एल्गी को शॉक एंड डेसिकेशन, ठीक है, को कटना फटना टूट फूट जो शॉक वगैरह लगता है, उससे भी जो ये हाइड्रोकोलाइड से बचाते हैं। तो कितने फंक्शन हो गए, एक तो हाइड्रोकोलाइड से सूखने में बचाते हैं, वाटर होल्डिंग होते हैं, कमर्शियली आइसक्रीम वगैरह में यूज़ हो सकते हैं, शॉक डेसिकेशन से यूज़ जो है बचाते हैं, झटका लगने से बचाते हैं, टूटने से बचा सकते हैं। तो ये इनके क्या हुए, हाइड्रोकोलाइड्स के, एल्जिन के फंक्शन हुए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं यहाँ पर भाई पिगमेंट की बात करते हैं, तो क्योंकि पिगमेंट के बेसिस पर क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे ग्रीन एल्गी में कौन से पाए जा रहे थे, क्लोरोफिल ए और बी। और यहाँ पर कौन सा पाया जाएगा, क्लोरोफिल जो है यहाँ पर कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए एंड सी, साथ में कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। अब अगर एनसीईआरटी होनी चलते हैं, तो ज़ैंथोफिल में कौन सा, फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। फ्यूकोजेंथिन ज़्यादा, वहाँ पे क्या था, ए और बी ज़्यादा अमाउंट में था, इसलिए ग्रीन दिख रहे थे। यहाँ पर फ्यूकोजेंथिन ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और इसी की वजह से एल्गी कैसे हो जाते हैं, ये ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं, ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन। और उसमें हमने पढ़ा था स्टोर फूड था उनका, वो कौन सा था, वो था स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स ग्रीन एल्गी का। यहाँ पर कौन से होते हैं, यहाँ पर होते हैं लेमिनेरिन एंड मैनिटोल, ये इसके स्टोर फूड है। क्या होते हैं ये, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट ही है एक तरह से, बस ये कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा डिफरेंस है, कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स होते हैं ये, कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स होते हैं ये, ठीक है, लेमिनेरियन एंड मैनिटोल। तो सिंगल लाइन है, याद रखिएगा इसको। ग्रीन एल्गी के अंदर जो है स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स स्टोर फूड था, यहाँ पर
लैमिनेरियन एंड मैनिटोल है। और जब रेड एल्गी पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा आ जाएगा, फ्लोरिडन स्टार्च वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था पिगमेंट। अब इसमें हम बात करते हैं आगे, तो आगे बात आएगी इसके अंदर जो है आपके रिप्रोडक्शन की। इसमें हम बात करेंगे आगे, तो बात आती है इन सभी हेडिंग में रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पर वही सेम चीज़ अगर बात करते हैं तो सेम वही आ जाएगा रिप्रोडक्शन। पहला क्या आ जाएगा, वेजिटेटिव। और वेजिटेटिव कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बताया था ऐसे हो जाएगा। दूसरा एसेक्सुअल, एसेक्सुअल तरीके से हो जाएगा। एसेक्सुअल में जूस्पोर्स के थ्रू होगा, जूस्पोर्स के थ्रू होगा, लेकिन कैसे हैं ये, बाई फ्लैजिलेटेड। बाई फ्लैजिलेटेड का मतलब दो फ्लैजला वाले, जैसे ये एक और दो, तो दो फ्लैजला वाले क्या होते हैं, जूस्पोर पाए जाते हैं जो मूवमेंट कर सकते हैं, उनके थ्रू इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जूस्पोर कब बनते हैं, फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। ठीक है, और बाई फ्लैजिलेटेड, देखिए कहाँ से पता लगा है ये पॉइंट हमें पता लगा जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देखिए सेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये वहीं से पता लगा है, जो हेडिंग पढ़ते हैं सेल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने सेल वॉल की बात की थी, और वहाँ पर जो है हमने फ्लैजिला हमारा रह गया था, उसको भी देख लेते हैं। तो फ्लैजिला जैसे क्लोरोफाइसी में 2 से 8 थे और इक्वल थे, ऊपर की तरफ थे, यहाँ पर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरल साइड में पाए जाते हैं। जैसे ये रहा, वहाँ पे ऊपर पाए जा रहे थे ऐसे, यहाँ पर कहाँ पाए जाएंगे, साइड में पाए जाएंगे, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया ऐसे। तो यहाँ पर भी क्या, इसलिए बोले जूस्पोर बाई फ्लैजिलेटेड। ठीक है, एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है, लेकिन कहाँ पर होंगे, लेटरल में होंगे, ऐसे साइड में होंगे जूस्पोर। ये कहाँ से आया है, ये भी अगर टेबल को आप देखते हो, जो लास्ट में टेबल दी है एल्गी की, उसमें आप देख सकते हो उसको। तो ये रहा यहाँ तक। ठीक है, तो जूस्पोर कैसे हैं, बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं जो कि दोनों अनइक्वल हैं, लेटरल साइड में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी लिखा हुआ है वहाँ पे कि कैसे होते हैं, पीयर शेप होते हैं, पीयर शेप के होते हैं। रिप्रोडक्शन में लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसके, जैसे तीसरा आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब देखते हैं तो यहाँ पर फिर वही आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, इन 3 तरीके से हो सकता है। ये आपको बताए हुए ही है, कहीं कहीं बार बता दी है, अभी इस वीडियो में ही पहले बताया हुआ है कि क्या होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल में देखते हैं, तो एग्जाम्पल में ब्राउन एल्गी में आते हैं एक्टोकार्पस, ठीक है, लैमिनेरिया, डिक्टियोटा, सारगैसम एंड फ्यूकस, ये आ रखे हैं। अब एक्टोकार्पस में पढ़ा था क्या था, सिंपल ब्रांच था, पढ़ा था ना, सिंपल ब्रांच। ठीक है, लैमिनेरिया प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, कैल्प, ठीक है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा भाई, आयोडीन और ब्रोमीन ज़्यादा मात्रा में यहाँ से मिलती है, तो इसका यूज़ इसके तौर पर किया जाता है। ठीक है, इसलिए इनको डेविल्स एप्रिन भी बोलते हैं, काफ़ी लंबे लंबे कई कई मीटर के होते हैं, 100 मीटर तक के हो जाते हैं। कैल्प, डिक्टोयोटा, ठीक है, और एक दिख रहे हैं सारगैसम। सारगैसम जो है इसको गल्फ वीड भी बोलते हैं, गल्फ वीड, क्योंकि ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर बहुत तेज़ी से वेजिटेटिवली बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, फैल जाता है उस एरिया में, और इसलिए जिस एरिया में फैलता है उस तरह के जो सी होते हैं वहाँ पर उनको क्या बोलते हैं, सारगैसो सी, सारगैसो सी कहलाते हैं। एक रहा फ्यूकस, तो ये किसके एग्जाम्पल थे, ब्राउन एल्गी के। ठीक है, तो यहीं पे हमने एक तरह से देख लिया इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी और इसके एग्जाम्पल ही। अब लास्ट आता है रेड एल्गी, रोडोफाइसी। तो लास्ट हमारी क्लास आ रही है एल्गी की रोडोफाइसी, जिनको कॉमनली रेड एल्गी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कैसे, वो भी बताएंगे आपको। अब देखिए हैबिटेट की बात करते हैं, पहले वही हैबिटेट, पहले हैबिटेट फिर बाद में फॉर्म साइज वगैरह। तो मैरीन वाटर में देखो मोस्टली केसेस में अप्रोक्सीमेट लगभग पूरी तरीके से मैरीन होते हैं, और वो भी मैरीन कहाँ पर, जहाँ पर वार्मर, थोड़ा एरिया कैसा हो, गर्म हो, पानी थोड़ा सा गर्म हो, उस तरीके के पानी में मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। कुछ बहुत ही कम जो है फ्रेश वाटर, और कुछ जो है ब्रैकिश वाटर में मिल सकते हैं। फॉर्म्स मल्टी सेलुलर,
ठीक है। मल्टी सेलुलर होते हैं अधिकतर, ठीक है, जो कई सेल के मेरे बने होते हैं, लेकिन जो पोरफिरिडियम है ये कैसा है, ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, ये यूनिसेलुलर है। सेल वॉल की बात करते हैं स्ट्रक्चर में, तो सेल स्ट्रक्चर में देखो सेलुलोज की बनी हुई है, पैक्टिन साथ में रहता है विद पॉलीसल्फेट एस्टर, ठीक है, और साथ में ऊपर क्या हो रहता है, एक हाइड्रोकोलाइड की कवरिंग रहती है, हाइड्रोकोलाइड की, ये क्या है, हाइड्रोकोलाइड है, ठीक है, जिसको कैरागिनिन रहता है, जो कि रेडोफाइसी में, रेड एल्गी में पाया जाता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, सूखने से बचाते हैं एल्गी को जब पानी कम हो जाता है, पानी जैसे निकल गया समुद्र से उस टाइम पे टाइड्स आई और जो है ये सन लाइट डायरेक्ट इसके ऊपर आ गई तो सूखने से बचाता है, वाटर होल्ड करके रखता है कैरागिनिन। साथ में इसके और कमर्शियली भी यूज़ होते हैं जो हमने बता दिए थे, ठीक है, सोप वगैरह में, आइसक्रीम वगैरह में ये थिकनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, कैप्सूल वगैरह, मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ किए जाते हैं। पिगमेंट क्लोरोफिल ए डी, जैसे उसके अंदर क्लोरोफाइसी में ए और बी थे, ठीक है, ऐसे यहाँ पर कौन सा है, ए और डी है, इससे पहले में ए और सी थे ब्राउन में। कैरोटीन्स आर फाइको एरिथ्रिन, देखो एरिथ्रिन का मतलब क्या होता है, रेड, तो ये इसमें क्या पाए जाते हैं, फाइको मीन्स क्या होता है, एल्गी, तो एल्गी में कौन से, एरिथ्रिन, रेड वाले कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं, मैक्सिमम अमाउंट में यही मिलते हैं, ज़्यादा अमाउंट में यही मिलते हैं, और बहुत कम अमाउंट में क्या मिलते हैं, आर फाइको साइनिन, साइनिन मतलब क्या होता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा था, साइनोबैक्टीरिया, तो कैसे ब्लू कलर के होते हैं। अब ये जो कलर है किस तरह का, जो रेड एल्गी दिखाई देता है जनरली क्लोरोडोफाइसी के, वो डिपेंड करता है कितना गहरा समुद्र है, यानी कि वो जो रेड एल्गी है बिल्कुल सरफेस पर है, ऊपर की तरफ कम गहरे समुद्र में है या बिल्कुल डीप गहरे में है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो कलर चेंज होता है ना डेप्थ के अकॉर्डिंग, इसको क्या बोलते हैं, गॉडिकॉफ्स इफेक्ट बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है कि जब एल्गी, मान लीजिए रोडोफाइसी का एल्गी है कोई इस क्लास का, तो वो सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है समुद्र में, जहाँ पर कम गहरा है, सीधी सनलाइट सीधी आ सकती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आर फाइकोसाइनिन है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो कैसे कलर के दिखाई देते हैं, ब्लू कलर के दिखाई देते हैं फिर। और जब ये बिल्कुल डीप सी में होता है, गहरे में, तब क्या होता है, आर फाइको एरिथ्रिन ज़्यादा होता है, तब ये कैसे दिखाई देते हैं, रेड कलर के दिखाई देते हैं। और जब ये गहराई में होते हैं, बहुत ही डीप होते हैं सी में, तो तब ये रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि फाइको एरिथ्रिन की अमाउंट ज़्यादा होती है। और देखिए जो ये आर फाइको एरिथ्रिन होता है, ये अल्ट्रा वायलेट और रेड लाइट को, अल्ट्रा वायलेट और वायलेट जो लाइट होती हैं, जिनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, उनको ये अब्जॉर्ब करते हैं। तो जितना नीचे होगा वहाँ तक भी क्या करते हैं भाई, जो अल्ट्रा वायलेट है अंदर तक जा सकती है डीप में, और उनको अब्जॉर्ब करने के लिए आर फाइको एरिथ्रिन है, तो इसलिए क्या आते हैं कि डीप सी में बहुत गहराई में भी मिल जाते हैं, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेड जो लाइट होती है उनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, डीपली अंदर तक जा सकती है और उनको अब्जॉर्ब ये कर सकते हैं, अपना फूड बना सकते हैं फिर, ठीक है। इसलिए इनका कलर चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग, डेप्थ के अकॉर्डिंग, तो गॉडिकॉफ्स इफेक्ट इसको बोलते हैं। उसके बाद स्टोर फूड, जिससे इससे पहले वाले में कौन सा था, लेमिनेरियर और मैनिटोल था, यहाँ पर कौन सा है, फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या होता है, ये ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है स्ट्रक्चर में, जो स्ट्रक्चर होता है इसका अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह होता है। ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल का स्टोर फूड है, हमारा स्टोर फूड है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वही वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, टूट जाएगा टुकड़ों में और एक टुकड़ा नया प्लांट बना देगा, नया एल्गी बना देगा, ग्रो कर जाएगा। ए सेक्सुअल जो है नॉन मोटाइल स्पोर से होता है, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब तक क्या था कि मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों से हो रहा था, यहाँ पर कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं बनता, याद रखिएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि भाई जो सेल वॉल, जो स्ट्रक्चर की बात की थी यहाँ पे कि सेल वॉल है, उसके बाद अगर हम फ्लैजेला की बात करते हैं तो फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेला रोडोफाइसी में अब्सेंट होता है, टेबल में भी देख सकते हैं आप, तो वहाँ पे लिखा हुआ है अब्सेंट होता है, इसलिए नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होगा, मोटाइल स्पोर नहीं बनता, ठीक है। इस तरीके से होता है। सेक्सुअल जो है ऊगैमस से होता है, देखो इससे पहले तीनों टाइप से हो रहा था, आइसो, एनाइसो और ऊगैमस, यहाँ पर ऊगैमस से हो रहा है। और उसके बाद जब
फर्टिलाइजेशन के बाद में जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में क्या होगा, पूरा पूरा प्लांट जो है डेवलप होगा वहाँ से। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ पे लिखा जैसे पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा जो कि इडेबल पहले ही बात की थी, खाया जाता है। जिलिडियम ग्रेसिलेरिया, इनसे क्या बनते हैं, इनसे अगार, पहले बताया था क्या बनते हैं, अगार। और अगार क्या है, सॉलिडिफाइंग एजेंट है, जो कि माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में बैक्टीरिया फंजाई वगैरह को कल्चर करने में, उनको उगाने में काम आता है। आइसक्रीम में एज ए थिकनिक एजेंट की तरह काम में आता है, आइसक्रीम बनाने में काम आता है। तो इस तरीके से ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया याद रखिए। अगार अगार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे हायर क्लासेस में भी आप पढ़ोगे इनको। तो यहाँ तक था। और उसके बाद अगर हम देखते हैं पूरा कि कितने कितने एग्जाम्पल आते हैं, तो देखिए जो ग्रीन एल्गी के टोटल एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए वो ये हैं, ब्राउन एल्गी के जो टोटल एग्जाम्पल दिए वो ये हैं, और जो रेड एल्गी के टोटल एग्जाम्पल हैं वो टोटल ये है। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं इनको। तो ये था पूरा का पूरा, यहाँ तक एल्गी खत्म होता है। कोई डाउट हो, कोई समझ में ना आई हो चीज़, तो आप कमेंट करें।